वेरी वार्म वेलकम एट द CUTPG जेन्यू प्लेटफॉर्म। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर एवरीवन, ठीक है। आपसे माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया इस चैनल पर वीडियो नहीं आया ड्यू टू माय सेमेस्टर एग्ज़ाम, और थोड़ी मेरी तबीयत डाउन थी तो फीवर की वजह से गला सही नहीं था, तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता मैं। और कल आपका एग्ज़ाम है, शायद ये लेट नाइट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको सुबह जल्दी जल्दी मिले, अगर टाइम मिले तो देख लेना, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। शायद क्या पता आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। सॉरी, मैं प्रोवाइड नहीं कर पाया था। और CUTPG चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 था अपना, स्केलिंग से रिलेटेड नेचुरल वाटर्स टॉपिक है कि स्केलिंग में लीड टू द कोरोजन एंड डैमेज ऑफ बॉयलर और वाटर कूलिंग सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इनसॉल्युबल एंड फॉर्म्स स्केल्स। कौन सा कंपाउंड है जो स्केल फॉर्मेशन करता है और इनसॉल्युबल होता है। वाटर कूलिंग सिस्टम्स जो आपके वाटर कूलर होते हैं या बॉयलर्स, उनमें कोरोजन कॉज करता है, तो वो आपका है बेरियम सल्फेट, ठीक है। BaSO4 है इसका फॉर्मूला। स्केलिंग के बारे में और जानते हैं हम। ये देखिए, आप पिक्चर में आसानी से देख सकते हैं, ये पाइप है वो पूरा चौक हो चुका है, कोरोड हो चुका है ड्यू टू द साल्ट फॉर्मेशंस, तो ये काफ़ी नुकसान करता है। स्केलिंग प्रोसेस क्या होती है? स्केल डिपॉजिट्स accumulate in the cooling water system, reducing the efficiency of heat transfer and the carrying capacity of the water distribution system. And these deposits also lead to the formation of oxygen differential cells, which accelerate corrosion and can ultimately cause process equipment failure. Equipment failure भी हो सकता है। Then the deposit vary in the thickness, बड़े हो सकते हैं ranging from the thin, tightly adherent film to thick and gelatinous masses. Then the factor influencing deposit formations including water and skin temperatures, वाटर वेलोसिटी, रेजिडेंस टाइम एंड सिस्टम मेटलर्जी, ये सारे फैक्टर हैं। एग्जाम में अगर आपको पूछे कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं स्केल डिपोजिशन या फिर स्केल फॉर्मेशंस को, तो आप ध्यान में रखना है टेम्परेचर, वाटर की क्वालिटी कैसी है, वाटर का वेलोसिटी, रेजिडेंस टाइम और सिस्टम का मेटलर्जी कौन सा है, कि कौन से मेटल का वो पाइप बना हुआ है। बेरियम सल्फेट वन ऑफ द मोस्ट कंपाउंड, ठीक है, दैट कैन कंट्रीब्यूट इन टू द स्केलिंग. The nucleations and the crystal growth result in the formation of barium sulfate crystals that adhere to form layers or blocks, causing flow interference. Change in the thermodynamics, hydrodynamics, and kinetic parameters can lead to barium sulfate precipitation. ठीक है, तो ये सारी सिस्टम में चेंजेस थर्मोडायनेमिकली करते हैं, हाइड्रोडायनेमिकली और काइनेटिक पैरामीटर्स भी चेंज करते हैं, जो कि लीड क्या करता है कि बेरियम सल्फेट है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाता है और ये यहाँ पर स्केल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 37, द गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल एज assertion and the other label the reason. ये क्वेश्चन क्या है? assertion, nuclear fissions occur rapidly in the atomic bomb explosions and occur relatively slowly in a nuclear reactor. Nuclear fission occurs rapidly in the atomic bomb explosion and occur relatively slowly in a nuclear reactor. Nuclear reaction of splitting a massive nucleus into less stable and less massive nuclei with the release of energy in nuclear fission. तो एसेशन बोल रहा है ये, रीजन बोल रहा है न्यूक्लियर रिएक्शंस ऑफ स्प्लिटिंग ए मैसिव न्यूक्लियस इनटू लेस स्टेबल लेस मैसिव। तो इसमें क्या बोल रहा है कि फ्यूजन प्रोसेस होता है। फ्यूजन होता है आपका, दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दो न्यूक्लियर होते हैं, दोनों फ्यूज होकर एक बड़ा न्यूक्लियर बनाते हैं, ठीक है। जबकि फ्यूजन होता है जिसमें एक बड़ा न्यूक्लियर टूट दो में स्प्लिट हो जाता है छोटे छोटे में। एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन रिलेटिवली स्लोली इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, जो स्लोली होता है, इसका कारण है न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ स्प्लिटिंग a massive nucleus into less stable and less massive nuclei with the release of energy is a nuclear fission, ठीक है। तो लेस स्टेबल
और लेस मैसिव न्यूक्लियाई होते हैं वो रिलीज कर देते हैं एनर्जी और वो स्प्लिट हो जाती है इस मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आपके फर्स्ट ही था, ठीक है, कि दोनों ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन ए का। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है, कोई नहीं, सॉरी फॉर दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसे बोल रहा है टाइप बी मेटल आयंस फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस कंपेयर टू द टाइप ए मेटल आयंस। कारण क्या दे रहा है, ये टाइप ए है टाइप बी है, ठीक है। तो बोल रहा है टाइप बी मोर स्टेबल कंपाउंड्स बनाता है क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द लिगेंड donor atom would be consistent with stability of a complex with type B, ठीक है। ये टाइप बी जो मेटल आयन है उसका लिगेंड के साथ जो बॉन्ड बन रहा है वो लिगेंड इसको डोनेट कर रहा है, ठीक है। और जो मेटल आयन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हाई और इसकी है कम, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा इसमें ये जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा जिसको थ्रू द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें अप्लाई होती है, तो ये करेक्ट रीजन है। इसका भी आंसर आपके बोथ ए एंड आर द करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट ए प्रोटॉन एक्सेप्टर इन नेचुरल वाटर्स। कौन सा है जो नेचुरल वाटर्स में प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आप इसकी स्ट्रक्चर देखिए, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। इसमें H3O पॉजिटिव, ठीक है। देखिए ये हाइड्रोनियम आयन इन ट्रेडिशनल ब्रिटिश इंग्लिश में हाइड्रोक्सीनियम इसको बोलते हैं, यूके में इज द कॉमन नेम फॉर द केटाइन H3O positive, also written as the H3O positive, the type of oxynium ions produced by the protonation of the water। ये ऑलरेडी प्रोटोनेटेड होता है, इसकी स्ट्रक्चर होती है ये बीच में होता है आपका ऑक्सीजन एटम, इसको ब्लैक से कर देता हूँ, ये ऑक्सीजन एटम, ये एक हाइड्रोजन इधर आ, एक इधर आ, एक रहा इधर, ठीक है। तो ये तो आपका वाटर मॉलिक्यूल हो गया, उसमें एक और प्रोटॉन अगर ऐड कर देंगे हम H+ आयन तो वो हो गया आपके हाइड्रोनियम आयन। तो ये ऑलरेडी प्रोटोनेटेड होता है, तो वो नेचुरल वाटर में एक्स्ट्रा प्रोटॉन को ऐड नहीं कर सकता, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर स्पीसीज नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका सही है काफ़ी, ठीक। ऐसे क्वेश्चन आपके कल भी आएंगे शिफ्ट में, ध्यान रखना। आपको कम से कम मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए पीरियोडिक टेबल में, काफ़ी एलिमेंट्स के जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे जो भी कंपाउंड है, SO2 हुआ, NO2 हुआ, H2O हुआ, ठीक है, HCl, H2SO4, जैसे जो जनरल कंपाउंड्स है सारे के सारे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट विल द कंसंट्रेशन ऑफ द नाइट्रोजन इन ए 31 ppm सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रेट। तो नाइट्रेट का ये सॉल्यूशन है, इसमें नाइट्रोजन की हमको कंसंट्रेशन निकालनी है, ठीक। तो 31 ppm का मतलब होता है, ppm का मतलब होता है आपका हजार mg, ठीक है, 1000 mg पर लीटर। कोई भी चीज़ का 1000 mg पर लीटर में होता है तो वो होता है ppm। अगर उसको हम 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा 31,000 mg पर लीटर। ये तो हो गई इसे ब्रॉड लेवल पर अगर हम कंसंट्रेशन देखें तो। और इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर ऐसे निकलेगा आपका कि कंसंट्रेशन जैसे मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रोजन पर मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रेट, और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, जितनी आपको कंसंट्रेशन दे रहे कितनी नाइट्रेट की, 31। ये क्या है, मोलिकुलर वेट। तो इसका कितना होगा आपका, देखिए 14 इसका हो गया, 62, फिर
31। तो ये 2 से कट हो गया, उसके बाद ये भी 2 से कट हो गया, तो पीछे रहा 7। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया 7 ppm। सो करेक्ट आंसर फॉर द concentration of the nitrogen in the 31 ppm solution of the nitrate NO3 हो गया। ठीक है, ये काफ़ी इजी था क्वेश्चन, बट ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना है कल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट बफरिंग स्पीसीज इन द पीएच रेंज ऑफ द 4 to 8 नेचुरल वाटर सीज। बफरिंग स्पीसीज कौन सी है इसमें जिसकी रेंज पीएच रेंज होती है आपके 4 से 8 के बीच में? तो इसका करेक्ट आंसर आपका बाई कार्बोनेट, जो हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट सॉरी, हाइड्रोजन कार्बोनेट स्पीसीज है CO3। ये ग्राफ शो करता है इसे। इन नेचुरल वाटर्स द मोस्ट इंपोर्टेंट बफरिंग स्पीसीज इन द पीएच रेंज ऑफ 4 to 8 आर बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट। Bicarbonate, this buffering species is the often referred to as the carbonate buffering system. It helps maintain the pH of natural water within this range by absorbing excess protons or hydroxide ions, absorbing excess protons or hydroxide ions, thereby resisting large change in pH। ठीक है, वो रेजिस्ट करता है pH के चेंज को। And the equilibrium reactions involved in this carbonate buffering system, ये कैसे काम करती है कि एक कार्बोनिक एसिड फॉर्म हुआ नेचुरल वाटर में, वो स्प्लिट हो गया 2 कंपाउंड्स में। क्या है, एक तो H+ में और एक आपका बाइकार्बोनेट में। फिर बाइकार्बोनेट आयन ऑल्सो स्प्लिटिंग इन 2 सबसेट, CO3 और H+N, CO3N एंड H+N। तो इसमें जो पीएच की रेंज है किसकी उठती है, जो ये आपका HCO3 है उसकी पीएच की रेंज आपकी आती है 4 to 8 के बीच में। जबकि जो H+ होता है वो आपको पता है एसिडिक रेंज में होता है, तो उसकी कम होती है, जबकि कार्बोनेट की और ज़्यादा होती है इससे। कार्बोनेट CO3BH वो एसिडिक रेंज का काम करता है जैसे CO2 करता है। आफ्टर द डिसोल्यूशन इन वाटर द pH will be decrease due to the डिसोल्यूशन ऑफ CO2। तो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ऐसे काम करता है इसमें डिसोल्यूशन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, बाइकार्बोनेट आयन, ये बफरिंग स्पीसीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर। सॉइल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं और कल भी आ सकते हैं। जैसे आपका सॉइल के होरिजन्स, पिडोग्राम होता है सॉइल का प्रोफाइल, जैसे ओ है, फिर EAC सी जोन है, OAB BR रॉक, पेनिटल रॉक जोन। हमको थोड़ा मिस्टेक हुआ है इसमें, पहले होता है, सबसे पहले होता है ओ जोन, OAB फिर R। ये 3 टाइप का होता है। IEA ओ जोन, ओ ओरिजन होता है वो IEA, ह्यूमस होता है इसी ओ ओरिजन के अंदर। फिर ए होता है इल्यूमिनेशन, फिर ये इल्यूवेशन, फिर ये रॉक, पेरेंटल रॉक मटेरियल होता है जो लार्ज हार्ड रॉक्स। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर। सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर कौन कौन से आपके, टाइम है, टोपोग्राफी भी है, क्लाइमेट है, ऑर्गेनिज्म है, पेरेंटल मटेरियल, सारे के सारे आपके इसका आंसर है 4th ऑप्शन ABCDE, सारे के सारे आपके सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। देखिए 5 फैक्टर कौन कौन से हैं। पेरेंट मटेरियल, पेरेंट रॉक है फ्रॉम विच द सॉइल इज फॉर्म्ड, उसका मटेरियल किस का बना हुआ है, जैसे अगर क्वार्ट्ज है या फिर ग्रेनाइट है, सेडिमेंट्री रॉक है या मेटामॉर्फिक रॉक है, इग्नियस रॉक है, वो डिपेंड, बहुत हद तक डिपेंड करता है सॉइल की क्वालिटी को भी, कि वो पेरेंट रॉक किस मटेरियल से बना हुआ है। फिर आता है आपका क्लाइमेट, प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द सॉइल। इक्वेटोरियल जोन जो अर्थ का होता है वहाँ पर प्रेसिपिटेशन सबसे ज़्यादा होता है और वहाँ का टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। जो बेल्ट है आपका ट्रॉपिकल बेल्ट, उसमें ड्यू टू 2 फैक्टर कौन कौन से हैं वो, आपका एक तो टेम्परेचर जो इसमें बताया है, ये क्या आपका प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से क्या होता है,
सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है और टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वेदरिंग होती है, जिसकी वजह से सोइल का फॉर्मेशन होता है। रॉक्स में वेदरिंग होने की वजह से सोइल का फॉर्मेशन होता है, तो क्लाइमेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सोइल के फॉर्मेशन में। फिर आती है टोपोग्राफी, द ले ऑफ द लैंड इन्फ्लुएंस द इरोजन। वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है वो डिपेंड करता है, और वो इरोजन को भी इफेक्ट करता है कि वहाँ पर कितना इरोजन होगा। बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ऑर्गेनिज्म हैव ए मेजर पार्ट इन सोइल फॉर्मेशन, क्योंकि इसमें रोल आ जाता है आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग का। वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिर आपका टाइम, इट्स रिक्वायर मेनी ईयर्स फॉर सोइल टू फॉर्म। टाइम तो है ही, इसलिए सोइल काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का, तभी सेव सोइल कैंपेन चलता है, क्योंकि ड्यू टू हेवी यूजेज ऑफ फर्टिलाइजर एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स, सोइल की क्वालिटी दिन ब दिन गिरती जा रही है। इसकी वजह से जो सोइल का जो मेन बेल्ट होता है ऊपर वाला जो 10 इंचेस का, उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और जो लीड करता है आपके फूड क्राइसिस को। अगर सोइल ही अगर सही नहीं रही तो वहाँ पर क्रॉप का प्रोडक्शन करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। ये बात आप ध्यान में रखना। शायद सेव सोइल कैंपेन है, सदगुरु द्वारा चलाया जाता है ये। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A planet having 300 K average surface temperature will emit maximum radiation in infrared region। सन से आने वाली जो भी रेडिएशंस होती है वो इंफ्रारेड रीजन्स में आती है, मेजोरिटी। मेजोरिटी। अब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन आपके एक लो पर आया है। ये पूछ रहा है कि एक प्लेनेट है जिसका टेम्परेचर 300 के एवरेज है सरफेस टेम्परेचर, वो कौन सी रेडिएशन इमिट करेगा, तो वो IR रेडिएशन है। अब इस चीज़ को समझिए आप ध्यान से, ये सुनिएगा, नई चीज़ होगी शायद आपके लिए, काफ़ी अच्छा है। ये क्लाइमेटोलॉजी के पोर्शन से क्वेश्चन है आपके। A planet with an average surface temperature of the 300 Kelvin will emit maximum radiation in IR part of the electromagnetic spectrum. This is governed by the Wien displacement law। इसके पीछे ये मेन रीजन ना Wien displacement law है, which states that the wavelength at which the emission of the radiation from a black body reaches its maximum value in inversely proportional to the temperature of the black body। ये लोग क्या बोलता है कि कोई भी प्लेनेट है वो अगर रेडिएशन इमिट करेगा उसकी मैक्सिमम लेमडा होगी जो भी, वो उसके टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। फिर इसको इक्वेट करते हैं तो ये कांस्टेंट आता है भी, जो आपके वेन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आपके 2.89 टू 10⁻³ मीटर पर केल्विन। ठीक है, मीटर पर केल्विन याद रखना आप, यूनिट इसकी 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर पर केल्विन, ये इसकी होती है वैल्यू। लेमडा मैक्सिमम ही मैक्सिमम रेडिएशन की स्ट्रेंथ मीटर्स के अंदर, फिर टेम्परेचर आपका केल्विन में ही। तो यूजिंग दिस formula we can calculate the wavelength at which the emission of the radiations from the planet with the temperature of the 300 Kelvin maximum। तो उसकी वजह से आपके आंसर आएगा लगभग 9.66 टू 10⁻⁻6 मीटर। ये लगभग आपके हो गया माइक्रो, 10⁻⁶ हो गया माइक्रो, तो 9.66 माइक्रोन मीटर अप्रोक्सीमेटली ये लाई करता है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इंफ्रारेड रीजन। तो वो प्लेनेट IR रेडिएशन है उनको एमिट करेगा। अब एक दो बातें और आपको बता देता हूँ कि एग्जाम के लिए, सन से जो भी रेडिएशन आती है अर्थ पर, सन से जो भी रेडिएशन अगर अर्थ पर आती है तो उसमें क्या होता है, जो मेजोरिटी पोर्शन होता है आपका IR का ही होता है, अराउंड 48 के पास पास शायद। हाँ, फिर UV रेज होती है, नहीं रुकिए, रेज होता है IR UV। सबसे पहले UV देखिए, UV होता है आपका 48% के आसपास। फिर होता है विजिबल, विजिबल होता है 42 के आसपास।
और IR का भी होता है, इसमें 5% के आसपास रो। तो ये तीनों हैं इसमें। और सन से जो आने वाली वेवलेंथ होती है शॉर्ट वेवलेंथ, लेमडा की वेव्स होती है। जबकि जब वो जाती है अर्थ से रिफ्लेक्टेड होकर तो वो लॉन्ग वेवलेंथ में तब्दील हो जाती है, वेवलेंथ ज़्यादा हो जाती है। ये बात ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी लाइट स्पेक्ट्रम से है। When the scattering particles in the atmosphere are small compared with the wavelength of the light being scattered, the scattered intensity will be proportional to the lambda की power -4। lambda की power -4 होता है इसमें, ठीक है। तो स्केटरिंग होता है जिसमें कोई भी पार्टिकल होता है, जैसे कोई पार्टिकल का साइज इतना है तो उसकी स्केटरिंग की इंटेंसिटी होगी वो अपने लेमडा जो भी वेवलेंथ की रेडिएशन आ रही है उसकी अपॉन में 4। समझ रहे हो ये चीज़ कैसे काम कर रही है कि 1/लेमडा की पावर 4 ये है। और ये होता है साइज, जैसे कोई डायमीटर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेमडा की पावर 4। अब स्केटरिंग क्या होता है, स्केटरिंग का बहुत ही सुंदर एग्जांपल आपको दिख रहा होगा फोटो में। ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ठीक है। तो स्केटरिंग ऑफ द लाइट व्हेन लाइट रीचेस द एटमॉस्फेयर, it is scattered in all directions by dust particles and water molecules present in the atmosphere. The process is known as the light scattering। यही प्रोसेस होती है स्केटरिंग की, जिसमें लाइट स्केटर करती है किसकी वजह से, डस्ट पार्टिकल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी वजह से। और ये आपके काम करता है टिंडल इफेक्ट में भी। एग्जाम्पल आर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, वाइट कलर ऑफ द स्काई, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, द इंटेंसिटी ऑफ द स्केटर light vary is the fourth power of the wavelength of the incident light intensity of the scatter light। So मैं बताया था in simple terms the light of the shorter wavelength is scattered much more than the light of the longer wavelength। जिसकी ज़्यादा कम होगी वेवलेंथ वो ज़्यादा अच्छे से स्कैटर्ड होगी। तभी जो सन से आने वाली रेडिएशन होती है मैंने बताया ऊपर वो कम वेवलेंथ की होती है, इसकी वजह से उस लाइट का स्कैटरिंग ज़्यादा होता है और उसकी वजह से हमको जो स्काई का कलर होता है वो ब्लू या वाइट अपीयर होता है। तो ध्यान रखना आप स्केटरिंग पोर्शन से। और आप जो और भी लाइट्स के फिनोमिनॉन्स है एंड रिफ्लेक्शन है, डिफ्रैक्शन है, प्रिज्म वाला जो एक्सपेरिमेंट है, रेनबो के लिए जो भी अलग अलग है, एक है आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, वो जो जिसका यूज़ हम ऑप्टिकल फाइबर्स में करते हैं, डाटा केबल्स होती है उनके अंदर। तो ये सारे फिनोमेना इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। अब आपके देखिए ये क्वेश्चन है आपके बायोलॉजी बैकग्राउंड से, प्रॉपर सेल बायोलॉजी यूनिट है आपकी, उससे पूछा है। क्या पूछा है, द प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट म्यूटिक स्टेज डिवीजन is divided into phases listed below। Arrange the phases in the order as they occur, one after the other। तो इसमें प्रोफेस फर्स्ट जो स्टेज होती है मीयोसिस की, प्रोफेस फर्स्ट सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेज होती है। इसमें आपके 5 सब स्टेजेस होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, फिर डिप्लोटीन, काइनेसिस, पेकाइटीन, ये होती है। इनको अरेंज देखिए आप सबसे पहले अरेंज कैसे करोगे, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 लेप्टोटीन है सबसे पहले। फिर आपका LZPDD, ये आप याद रखना ट्रिक, LZPDD तो लेप्टोटीन। फिर आपका जाइगोटीन, लेप्टोटीन जाइगोटीन, उसके बाद में वापस आप पेकाइटीन पर, फिर है डिप्लोटीन, फिर है डायाकाइनेसिस। इसमें मिसप्रिंट हुआ है, सायाकाइनेसिस नहीं डायाकाइनेसिस है। प्रोफेज फर्स्ट होता क्या है, इसमें प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन, फिर जहाँ पर क्रोमोसोम्स आर
bead-like and the nuclear membrane and nucleus disintegrate। ये होता है प्रोफेज फर्स्ट का, जिसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम्स मोती के टाइप शेप ले लेते हैं और मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाती है इसमें मेम्ब्रेन से। ये रहा इसमें अलग अलग चीज़ें। लेप्टोटीन स्टेज है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग हुई इसमें न्यूक्लियस से। प्रोट के अंदर देखिए आप, इसमें रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स कंडेंस हो रहे हैं धीरे धीरे। फिर जाइगोटीन स्टेज में बाइवेलेंट फॉर्मेशन होता है, दो लोब्स साथ में आ जाती है इसमें। सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस, सिनेप्सिस बिगिंस। फिर पेकाइटिन स्टेज होती है नेक्स्ट, जिसमें पैकेजिंग होती है इसमें। बाइवेलेंट हैज द फॉर्म इन द क्रॉसिंग ओवर्स इज द कट। क्रॉसिंग ओवर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज होती है प्रोफेज फर्स्ट की, जिसमें आपका म्यूटेशंस के चांस होते हैं और जीन्स एक दूसरे का ट्रांसफर करते हैं क्रॉसिंग ओवर में। फिर आपका आता है डिप्लोटिन स्टेज, जिसमें काइजमेटा स्टेज, सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट। ये बना हुआ जो कॉम्प्लेक्स होता है वो वापस डिसोलेट हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। फिर आता है डायकाइनेसिस, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट हो जाती है, टूट जाती है, डिसोल्यूशन हो जाता है और प्रोफेज फर्स्ट खत्म हो जाती है। उसके बाद में आप पता है आपको नेक्स्ट स्टेजेस होती है, जिसमें प्रोफेज के बाद में मेटाफेज आता है, मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर आता है टीलोफेज। ये होता है मियोसिस फर्स्ट के 4 होते हैं। उसके बाद में आपका मियोसिस सेकंड होता है, उसमें फिर और ये चारों स्टेज होती है। कौन सी होती है? PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। टीलोफेज ये हो गए सारे। उसके बाद में जो क्रोमोसोम्स है उनका नंबर आफ्टर द मियोसिस आधा हो जाता है, उन सेल्स में सारों में डिवाइड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 46। स्टेटमेंट 1 इज द व्हाइल स्टडीइंग द पैटर्न ऑफ द इनहेरिटेंस इन द पी प्लांट मेंडल प्रपोज्ड द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस नाउ नोन एज द मंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट्स पर, आपको पता है, और उसने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किया था, जिसको मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। स्टेटमेंट भी बोलता है कि मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर द लिंक्ड जीन्स। ये सही था। डिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसको बोलते हैं आपके हिंदी में अपव्यूहन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जीन्स अजोट कर देते हैं एक जीन के इफेक्ट को। देन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स डज hold true for linked genes present on the same loci that are usually inherited together। ठीक है, इसमें सेम लोकाई के लिए ट्रू नहीं होता, जो कि इनहेरिटेड साथ साथ में इनहेरिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। द लॉ इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल फॉर द जेनेटिक ट्रेट्स जहाँ पर दे एग्जिबिट इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। इस केस में भी ये लॉ लागू नहीं होता, ये इसके एक्सेप्शंस है। In the case of the characters that are inherited by the multiple factors or genes, the law is also not applicable. Multiple factors or genes, the law is also not applicable। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है, इसमें ध्यान रखना। आप पूछ सकते हैं आपको इंडिपेंडेंट असेसमेंट्स क्या होता है, म्यूसिस है। ये आप देखिए सेग्रीगेट करके हमें इनको सेल्फ क्रॉस करवाया, तो ये रेफर करता है इवेंट इन द म्यूसिस वेयर एलिट्स अजोट्स इंडिपेंडेंटली। वो जो भी एलिट्स होता है, भले वो डोमिनेट कर रहा हो या रिसेसिव हो, वो अपने आप को एक्सप्रेस एकदम फ्रीली करेगा इंडिपेंडेंटली। जैसे इसमें देखिए आप RRYY sorting independently into the newly formed gametes आ गया ना। तो इसी रूल का यही मतलब है कि कोई भी जीन या अलील होता है, वो भले ही छोटा हो यानी कि रिसेसिव हो या डोमिनेट कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, फिर भी वो अपने आप को फ्रीली इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन है आपका फिर से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेक्शन है। इन द डबल एक्सेलेंस मॉडल ऑफ
DNA, two hydrogen bonds are formed between which two bases of the opposite strand. तो इसमें दो बेसेस कौन से हैं? एडेनिन विद थाइमिन। इसका आपको ट्रिक बनाता हूँ मैं। AGCT। AG सुनो तो, AG सुनो तो, इसमें एडेनिन थाइमिन है, वो आपके डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं शायद, मैं कंफर्म नहीं, हाँ डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और साइटोसिन और ग्वानिन आपके ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो याद रखना आप, AG सुनो तो ये हो गया एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो इसका हो गया करेक्ट आंसर एडेनिन विद थाइमिन। अब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए की, किसने दी थी, उसकी ये स्ट्रक्चर है। इससे कि अगर क्वेश्चन पूछें तो आप कोशिश करना आंसर करने की, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आने के चांस है। माइनर ग्रुप होती है आपके, और ये होते हैं आपके मेजर ग्रुप। जो खांच दिख रहा ग्रुप काफ़ी अंदर तक गई है, तो ये काफ़ी बड़ी खांच है, तो ये छोटी है। और ये कलर कोडिंग है, जैसे ये हो गया एडिन, थाइमिन, ये हो गया ग्वानिन, ग्वानिन है, ये हो गया साइटोसिन ग्रीन वाला। तो ऐसे ये जुड़े होते हैं। एक पूरा टन होता है तो उसमें 10 बेस पेयर होते हैं अटैच्ड। और एक टन की जो लेंथ होती है वो 3.4 नैनोमीटर होती है, जबकि दो बेस पेयर्स होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 0.34 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर नहीं सॉरी नैनोमीटर होता है। ऑन 5 अप्रैल 1953 जेम्स वॉटसन एंड क्रिक announced in Nature that they wish to suggest a structure of 4 DNA. In an article of the just over a page with one diagram, they transformed the future of biology and gave the world an icon, the double helix model. इनको आइकन बना दिया था। सबसे पहले डबल हेलिक्स मॉडल है, वो वॉटसन और क्रिक ने सजेस्ट किया था। बट इनसे पहले डीएनए का जो डिस्कवरी था वो फ्रेडरिक मिक्सचर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पहले कर दिया था। उन्होंने बता दिया था कि एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको डीएनए कहते हैं, वो उनसे पहले बता दिया था। बट जो डबल हेलिक्स मॉडल था वो इन दोनों ने सजेस्ट किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब तो फॉलोइंग आर द जेनेटिक एलिमेंट्स, कौन कौन से इसमें जेनेटिक एलिमेंट्स हैं? प्लाज्मिड आपके हैं, क्रोमोसोम भी है, डीएनए पॉलीमरेज आपका एंजाइम, ये जेनेटिक एलिमेंट नहीं है। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं जीनोम, तो इसमें सी नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर, ए बी डी। प्लाज्मिड होता है, क्रोमोसोम होता है, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स और जीनोम्स। जबकि डीएनए पॉलीमरेज आपका एक एंजाइम है, ना कि वो जेनेटिकली ट्रांसफर नहीं होता, तो उसका जेनेटिक्स में कोई रोल नहीं है, बट डीएनए के अंदर उसका रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू एनहांस द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन of the biodegrading microorganism, specific microbes are added to the soil. This process is called as bioaugmentation. बायोगमेंटेशन है, बायोगमेंटेशन देखिए आप दो है, बायोगमेंटेशन और बायोस्टिमुलेशन, इनमें दो डिफरेंस है। एक बायोअक्यूमुलेशन आप जानते हो, द एक्यूमुलेशन होता है केमिकल स्पीसीज होते हैं वो ट्रॉफिक लेवल में का एक्यूमुलेशन होता है, वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। अगर हाई डिग्री में हम चलते जाएँ हाई ट्रॉफिक लेवल्स में, तो केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनमें जो केमिकल्स होते हैं उनका एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होता है, तो वो प्रोसेस होती है आपके बायो एक्यूमुलेशन। फिर बायो कंजर्वेशन होता है, जो बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करते हैं थ्रू द प्रोटेक्टेड एरिया, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अलग अलग टाइप के हम जो हथकंडे बनाते हैं, ज़रूरी भी है, तो वो सब आ जाता है आपके बायो कंजर्वेशन में। और विद द हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग वी इंजीनियर द बायोलॉजिकल मटेरियल्स लाइक ये जीएमओस, ये बायोटेक का जो सारा काम होता है वो बायो इंजीनियरिंग में आता है। बायो म्यूटेशन क्या होता है, जिसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन होती है उसको इन्हांस करने का काम होता है सॉइल में, और ऐड करते हैं, तो वो आता है आपका बायो म्यूटेशन में। उसके साथ बायो स्टिमुलेशन होता है, द प्रोसेस ऑफ द एडिंग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, इलेक्ट्रॉन डोनर्स और न्यूट्रिएंट्स टू
स्टिमुलेट नेचुरली अकरिंग माइक्रोबियल पॉपुलेशन इन द कंटामिनेटेड एरिया। तो इसमें हम जो कल्चर मटेरियल होता है उसको डालते हैं, जबकि इसमें हम माइक्रोब्स को डायरेक्टली ऐड ही करते हैं, और इसमें ग्रो करने, माइक्रोब्स को ग्रो होने के लिए वो जो ज़रूरी होती है चीज़ें उनको ऐड करते हैं कंटामिनेटेड साइट पर। तो बायो स्टिमुलेशन और बायोम्यूटेशंस। बायोम्यूटेशंस आपका एक्सोजिनियस माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है, कल्चर्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म, और the introduced microbes often cannot be established in environment, and these introduced organisms rarely survive in the new environment। जबकि बायो स्टिमुलेशंस में इंडिजिनियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, न्यूट्रिएंट एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स मेनली, इनको सप्लाई किया जाता है। ड्यू टू द कंटामिनेंट टॉक्सिसिटी द एग्जिस्टिंग माइक्रोबियल पॉपुलेशन में नॉट बी इनफ फॉर द बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस। ठीक है, ये होता है इसका ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एट द सरफेस ऑफ द सी एयर वाटर इंटरफेरेंस, जहाँ पर ये आपका क्वेश्चन है कि अभी आपके सी सरफेस इज द माइक्रोबियल हैबिटेट रेफर टू एज द न्यूस्टन। न्यूस्टन होता क्या है? द न्यूस्टन रेफर टू द ऑर्गेनिज्म दैट लिव नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द वाटर। इसका एग्जांपल आपका स्प्रिंग टेल्स, कोलम्बोला, सम आर्चेनिड्स हैं, अक्निड्स हैं, माइट्स और वाटर स्पाइडर्स। ये दो टाइप के होते हैं, एक एपिनिस्टन्स और होता है हाइपोनिस्टन्स। एपिनिस्टन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फ्लोट करते रहते हैं वाटर सरफेस पर बट आर इमर्ज्ड इन द वाटर। ठीक है, वो मर्ज होते हैं वाटर के अंदर। जबकि हाइपोनिस्टन्स लिव दैट लिव जस्ट अंडरनीथ द वाटर सरफेस, जो अंदर ही रहते हैं, और ये भी अंदर रहते हैं बट ये फ्लोट करते हैं सरफेस पर। फिर है आपके एक कैटेगरी प्लूस्टन, जिसका मतलब होता है कि द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन द थिन सरफेस एयर एग्जिस्टिंग एट द एयर वाटर इंटरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द वाटर, जिसका एग्जांपल आपका पुर्तगीज मैन ऑफ द वॉर, इसका एग्जांपल है याद रखना प्लूस्टन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The method of phylogenetic analysis of the bacteria based on the DNA fragments encoding their 16S RNA is called ribotyping। Ribotyping क्या होता है? Ribotyping या rRNA gene restrictions pattern analysis is the most applied hybridization based RFLP method होता है, जिसकी हेल्प से हम जो बैक्टीरिया होते हैं जो उनको साइट करके उनका एनालिसिस करके हम वहाँ पर जो मेन कोज क्या है किसी भी म्यूटेशन का उसको फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया ट्रेसिंग। फिर आपके मल्टीलोकस सीक्वेंस टाइपिंग होता है, MLST is an ambiguous procedure for characterizing isolate of bacterial species using the sequences of internal fragments of usually seven housekeeping genes, approximately 450 to 500 base pair. Internal fragments of each genes are used, as these can be accurately sequenced on both strands using an automated DNA sequencer। इसका यूज करके ये MLST को पूरा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका रिपीटेटिव एलिमेंट PCR या रेप PCR इज ए मेथड फॉर द फिंगरप्रिंटिंग microbial genomes by PCR amplification of the repetitive DNA elements that are widely distributed in microbial genomes। Repetitive PCR techniques was rapidly developed and has been widely used in the classification of the variety of the microbial genes। तो आज के टाइम में इसका काफ़ी यूज किया जा रहा है इंडस्ट्रीज में। इज अ मेथड फॉर द फिंगरप्रिंटिंग माइक्रोबियल जीनोम्स बाय द PCR एम्प्लीफिकेशंस। तो माइक्रोबियल जीनोम्स होते हैं उनका फिंगरप्रिंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द PCR। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जिसमें आपको क्या करते हैं कि DNA का सिंथेसिस किया जाता है इसमें PCR में, RNA प्राइमर को ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द पोर स्पेसिस एसर्शन है
Pore spaces in surface soil is an important factor in deciding microbial density and distribution. ठीक है, देन रीजन इसका बोल रहा है क्योंकि स्मॉल पोर नेक्स प्रोटेक्ट रेजिडेंस बैक्टीरिया फ्रॉम द प्रोटोजोअल प्रीडेशंस। ये सही है, प्रोटोजोन्स जो है जो कोई डिजीज कोज करते हैं बैक्टीरिया में खुद में ही, वहाँ की माइक्रोबियल कम्युनिटी में। तो पोर स्पेस एक तरह से वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का काम करता है, जहाँ पर माइक्रोबियल डेंसिटी ज़्यादा होती है और वहाँ पर माइक्रोबियल कम्युनिटी रहती है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लिविंग पार्ट ऑफ द सॉइल, जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है डिग्रेडेशन में। तो आपके ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का। पोर स्पेसेस क्या होता है? पोरोसिटी, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल ऑक्यूपाइड बाय द एयर एंड सॉइल सॉल्यूशन, पोरोसिटी इन द वेल ड्रेन्ड और सॉइल, sufficient moisture for the plant growth and sufficient aeration for proper root function। अब एरिएशन होगा और प्लांट का ग्रोथ, एरिएशन जरूरी होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई, ठीक है, वो पूरी तरह से सॉइल के अंदर जो भी प्लांट ग्रो हो रहा है उसके लिए ज़रूरी होता है। तो पोर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी सॉइल की क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए। ड्राई सॉइल होती है और पोर्स आर फिल्ड विद द एयर, तो वो ड्रॉट स्ट्रेस होता है, एयर होती है, उसमें कोई वाटर कंटेंट नहीं होता। जबकि फ्लडेड सॉइल, इसमें सेचुरेटेड विद वाटर, ओनली वाटर होता है, इसमें एयर के लिए जगह नहीं होती है। जबकि एक नॉर्मल अच्छी सॉइल होती है जिसमें प्रॉपर रेशियो में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो और वाटर भी, तो ये दोनों चीज़ जरूरी होती है। रूट्स कैन नॉट ब्रीथ एंड प्लांट में डाई, तो ये होता है फ्लडेड सॉइल और ड्राई सॉइल, इन दोनों ही केस में प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाता है। और ये आप देखिए स्केच है, इसमें क्या है, जो वाटर की फिल्म है वाली, ये वाटर पार्टिकल्स है, ये रहा एयर स्पेस सॉइल के अंदर, जबकि जो ये ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है ये आपके सॉइल पार्टिकल्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डिस्टिंग्विश बैक्टीरिया फ्रॉम यूकेरिया। यूकेरिया से कौन सा फीचर है जो अलग करता है बैक्टीरिया को? तो उसमें आपके मेम्ब्रेन लिपिड्स नहीं है, ये यूकेरिया में सेम ही है, बट ये पॉलीएटेल एमआरएनए है जो फर्क डालता है सेल का स्ट्रक्चर है यूकेरियोटा से, क्योंकि ये बैक्टीरिया आपका प्रोकैरियोटा है। प्लाज्मिड, ये भी फर्क डालता है क्योंकि प्लाज्मिड आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल्स या बैक्टीरियल सेल्स में प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, जबकि यूकेरियोटिक सेल्स में नहीं होता। प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर डीएनए, जो डीएनए होता है बैक्टीरियल सेल्स में, वही प्लाज्मिड की तरह काम करता है, कैरियर की तरह। और राइबोसोम्स, राइबोसोम्स अलग टाइप के होते हैं, 17S और 18S का डिफरेंसेस आता है। तो इसमें जो नीचे वाले जो सारे चार फैक्टर हैं, एक पॉलीएटेलिन एमआरएनए, सेल का स्ट्रक्चर, प्लाज्मिड और राइबोसोम्स, ये अलग करते हैं बैक्टीरिया को यूकेरियोटा, यानी प्रोकैरियोटा को यूकेरियोटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछा है, माइक्रोब्स है और उसका हैबिटेट पूछा है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन्स होते हैं, मैसेज होते हैं, वो के पाए जाते हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में। फिर इन्फ्लुएंजा वायरस वो आपका होता है एयरबोर्न पैथोजेंस। स्पाइरुलिना एक्वेटिक हैबिटेट में पाया जाता है। फिर जियार्डिया सीवेज ट्रीटमेंट होता है। जियार्डिया एक प्रोटोजोन है जिसकी वजह से काफ़ी डिजीज कोज होती है। इन्फ्लुएंजा वायरस भी है, ये एयरबोर्न है, इन्फ्लुएंजा जो कंटामिनेशन होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस एक पेंडेमिक भी अफ्रीका की कांगो रीजन से ओरिजिन हुआ है उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फंस द वास्कुलर स्टेन्स ऑफ द डिक्टियोस्टील्स आर कॉल्ड एज। तो डिक्टियोस्टील्स है, उसका जो वास्कुलर स्टेंड होता है उसको बोलते हैं मेरिस्टील्स, ठीक है। ये जो डिक्टियोस्टील्स है उसकी स्ट्रक्चर है, ये होते हैं वास्कुलर स्टेन्स, वो बोलते हैं मेरिस्टील्स। फिर ये एंडोडर्मस अंदर की साइड हो गई, बाहर की तरफ एक्टोडर्मस हो गई। फिर फ्लम होता है अंदर की साइड, और जाइलम होता है, ये अंदर का जो ब्लैक पोर्शन है वो जाइलम हो गया। फ्लम होता है जाइलम के आउटर साइड का पोर्शन।
ये हो गया सेंटर में पिथ और पेरिसाइकिल सही। तो ये हो गई डिक्टियो स्टील्स की स्ट्रक्चर। अब आपके एग्जाम में अब इससे और क्या आ सकता है, तो मैंने इसका एक फ्लो चार्ट बना दिया था आपके लिए। फंस में स्टीलर सिस्टम है, फंस में वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जो अरेंजमेंट होता है स्टील्स के अंदर वॉस्कुलर टिश्यूज का, तो उसके बेसिस पर इनको क्लासीफाई किया गया है। स्टील का मतलब क्या होता है ग्रीक लैंग्वेज में, इसका मीन होता है पिलर। पिलर आप जानते हो, पिलर का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को अगर सीधा ढंग से खड़ा रखना है तो उसमें पिलर का बड़ा रोल होता है। तो स्टील को पिलर का ही नाम दिया गया है। ग्रीक लैंग्वेज में इसका मतलब ये होता है। ये आपके एग्जाम के लिए मैंने तैयार किया था। तो इसमें 6 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रोटो स्टील, फिर सिफनोन स्टील, सोलेनो स्टील, डिक्टिव स्टील जो आपके एग्जाम अभी पूछा था क्वेश्चन, फिर पॉलीसाइक्लिक, फिर यू स्टील। ये हो गया 6। अब जरूरी क्या है इनके एग्जाम्पल्स। प्रोटो स्टील को फिर आगे और डिवाइड किया गया है 4 कैटेगरीज में, सब कैटेगरीज में। हेप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील, प्लेक्टो स्टील और मिक्स्ड पिथ। ये अरेंजमेंट होते हैं 4 इसके, हेप्लो, एक्टिनो, प्लेक्टो और मिक्स्ड पिथ। फिर है सोलेनो स्टील, लाइकोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल होता है। साइफनो स्टील है, उसको खुद को 2 भागों में वापस बांटा गया है। 2 कैटेगरीज क्या है इसका, इक्टोफोलोइक और एम्फीफोलोइक। एम्फीफोलोइक का एग्जाम्पल आपका मार्सिलिया। इसके एग्जाम्पल ध्यान रखना, आप तुरंत वीडियो देखोगे तो शायद आपके दिमाग में रह जाएगा ये। तो हेप्लो स्टील है, उसका एग्जाम्पल है सिनेजिलेला। रेक्टिनो स्टील है, उसका साइलोटम है। प्लेक्टो स्टील है, वो लाइकोपोडियम है। स्पित है वो ओस्मुंडा। फिर मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टील सिस्टम होता है वो आपका पॉलीसाइक्लिक होता है। फिर यू स्टील का इक्विसिटम, इक्विसिटम जो हॉर्सटेल है, प्लांट हॉर्सटेल प्लांट, वो यू से आप ई से ही याद कर सकते हो, इक्विसिटम का यू स्टील है। फिर सोलेनो स्टील है, उसका लाइकोप्सिडा है। ठीक है, तो ये आपके स्टील सिस्टम हो गया इसमें खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निमेटोडोंटस पेरिस्टोम्स आर फाउंड इन। तो निमेटोड्स में वो पेरिस्टोम्स पाए जाते हैं जिन जो काफ़ी जैसे टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स में काम आते हैं, च्यू करने के लिए या फिर प्रीडेट करने के लिए। तो वो आपके पाए जाते हैं आपके पॉलीट्राइकिज्म उनमें। निमेटोडन्स पेरिस्टोम्स आर फाउंड इन द 2 ग्रुप्स, एक तो टेट्राफिडेसी एंड पॉलीट्राइकेसी। जबकि जो एर्थोडोंटस होते हैं पेरिस्टोम्स, वो आपकी मेजोरिटी ऑफ द एक्सटेंट टाक्सा होता है उनमें पाए जाते हैं, बाकी वालों में आर्थरोडोंटस में। जबकि निमेटोडोंटस होते हैं वो इन 2 क्लास में 2 ग्रुप्स में पाया जाता है। ये आपके पेरिस्टोम्स हैं, उनका ये फोटो देखिए आप, ये टीथ ऐसे होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू द ट्रिलियम थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस अकाउंट फॉर द शिफ्टिंग ऑफ स्पोरेंजिया टू वेंट्रल सरफेस ऑफ लिविंग प्लांट्स। ट्रिलियम थ्योरी को आपको जानना पड़ेगा पहले। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी प्रोसेस अकाउंटेड होती है शिफ्टिंग ऑफ स्पोरेंजिया टू वेंट्रल सरफेस ऑफ लीफ इन फंड्स। ठीक है, वेंट्रल सरफेस की साइड फंड को शिफ्ट करवाने के लिए। तो उसमें ये एग्जांपल आता है आपका इनकर्वेशन। इनकर्वेशन इसका करेक्ट आंसर है। तो मेन सबसे पहले आप देखिए ट्रिलियम थ्योरी क्या है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सारे के सारे वस्कुलर प्लांट्स है इवोल्व हुए इधर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्रॉम ए सिंपल लीफलेस राइनिया। राइनिया है इसका मेन, राइनिया टाइप एंसिस्टर फॉर्म मेड अप ऑफ द स्टेराइल एंड फर्टाइल एक्सेस द टिलियम्स। इनको टिलियम्स बोलते हैं, जो स्टेराइल और फर्टाइल एक्सेस होती है। फिर evolutionary modification of its part produce more advanced vascular plants with roots, stem, leaves, more complex vascular systems and protected sporangias। तो ये इसके सारे के सारे पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से कि its parts produce more advanced vascular plants with the roots, stems, leaves and more complex vascular systems and protected sporangia। तो ये होता है टीलियम थ्योरी आपका। इवोल्यूशन
ये बेसिकली इवोल्यूशन को बताता है ओस्कुलर प्लांट्स में। जिससे सब प्रोसेस द फर्टाइल टिलियम इनकर्वेशन जो है उसकी बात हो रही है इसमें कि इन दिस सब प्रोसेस द फर्टाइल टिलियम्स बेंड्स डाउनवर्ड resulting in downward shifting of the sporangia from terminal to the ventral surface of the leaf। ये वेंट्रल सरफेस होती है उसमें शिफ्टिंग हो जाती है, ये लीफ है कि थोड़ा ये हो गया आपके लीफ। इसमें क्या होता है कि वेंट्रल सरफेस ऑफ द लीफ स्पोरेंजिया होता है, टर्मिनेट हो जाता है डाउनवर्ड शिफ्टिंग, ऊपर से नीचे की साइड वो चला जाता है। देन द सब प्रोसेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द वेंट्रल पोजीशन ऑफ द स्पोरेंजिया इन द फंस। इसका एग्जांपल होता है पटेरोप्सिडा की लीव्स होती है, उसके अंदर इनकर्वेशन होता है। अब टिलियम थ्योरी के अकॉर्डिंग कि कितनी सारी वो जो प्रोसेसेस थी इवोल्यूशन इवोल्यूशन की, तो उसमें एक ओवरटॉपिंग हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है, प्लांटेशन हो सकता है, सिंजेनेसिस या वेबिंग बोलते हैं उसको। फिर कर्वेशन है, वो दो टाइप से होता है, एक रिकर्वेशन, एक होता है इनकर्वेशन, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा इनकर्वेशन। एक रिकर्वेशन और इनकर्वेशन, तो ये आपके 5 प्रोसेस होती है। आपको पूछ ले टिलियम थ्योरी में कितनी इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस है, तो वो 5 है उसका नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज ऑफ द व्हीट इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। करते हुए क्रम में आपको बताना है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज व्हीट की। तो सबसे पहले आपको मेन जो सारा सारा क्लासिफिकेशन है वो देखिए, आप किंगडम है प्लांटिक, फिर ये क्लेट्स है 3 क्लेट है, फिर ट्रेक्योफाइट्स, फिर है एंजियोस्पर्म्स कैटेगरी आ गई इसकी, और में ये मोनोकोट है। फिर एक और क्लेट है कोमेलेडीज, कोमेलेडीज है। तो मेन क्लासिफिकेशन है किसका यहाँ से शुरू होता है, ऑर्डर ये है इसका पोलिस, फिर पोएसी इसकी फैमिली, सब फैमिली पोएडी, जीनस ट्रिटिकम, स्पीसीज हो गया एस्टिगम, ट्रिटिकम एस्टिगम हो गया आपका गेहूँ व्हीट। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में और भी जो कॉमन प्लांट्स है उनका आपको टेक्सोनॉमिक ऑर्डर पूछ सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन, तो आप ध्यान रखना इस बात को। तो इसमें ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो सबसे पहले आपका हो गया घटते हुए ट्रंकर में, तो सबसे ऊपर आ गया एंजियोस्पर्म, फिर आ गया आपका मोनोकोट, उसके बाद में आपका है पोएसी, नहीं पोलिस, फिर पोएसी, फिर ट्रिटिकम। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस। इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन बोल रहा है आपका एजर्सन, फिर से बोल रहा है कि द जिम्नोस्पर्म्स आर plants in which the ovules are not enclosed by an ovary wall and remain exposed both before and after fertilization। ठीक है, जबकि कॉमन एग्जांपल्स इसका कारण क्या दे रहा है, तो कॉमन एग्जांपल जिम्नोस्पर्म ज़्यादा साइलोटर्म, लाइकोपोडियम, ये नहीं है, ये साइलोटर्म इसके एग्जांपल्स नहीं है जिम्नोस्पर्म के। साइलोटर्म आपका टेट्राफाइटा का एग्जांपल है, लाइकोपोडियम जो अभी अपने हमने अभी ऊपर देखा था स्टीलर सिस्टम में, वो उस कैटेगरीज में आते हैं, वो टेट्राफाइटा के, ना कि जिम्नोस्पर्म्स के। तो रीज़न आपका गलत हो गया, तो रीज़न गलत हो गया, तो इज ट्रू नॉर इज फॉल्स इन द ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, सेक्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है कि जो इंडोल एसिटिक एसिड है प्लांट हार्मोन, मैंने आपको जो पहले वाला जो पेपर करवाया था एनवायरमेंटल साइंस का, उसमें मैंने प्लांट हार्मोन्स को काफ़ी अच्छे से कवर किया है, कोशिश करना आप उस वीडियो को वापस देख सकते हैं। तो इंडोल एसिटिक एसिड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सेल टू सेल एंड द ट्रांसपोर्ट इज यूनिडायरेक्शनल, पोलर एक डायरेक्शन में होता है। फिर ऑक्सिन्स इंड्यूस द एडवेंटिशियस रूट्स ऑन कटिंग्स एंड इनहिबिट द लीफ एंड फ्रूट एब्जिशंस, फ्रूट एब्जिशन। ठीक है, तो ध्यान रखना वो एडवेंटिशियस रूट्स हैं उनको इंड्यूस करते हैं ऑक्सिन्स। तो दोनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं, ध्यान रखना स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन बोल रहा है आपका प्लांट फिजियोलॉजी से पूछा है, काफ़ी सारी डिटेल पूछी है, बस बेसिक इंफॉर्मेशन। तो उसमें इन केम प्लांट्स आर द फिक्सेशन ऑफ द CO2
to phosphoenol pyruvate to form oxaloacetate occurs at night। ये आपका करेक्ट आंसर। नाइट के टाइम में तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं तो ये प्रोसेस होती है पेड़ के अंदर, प्लांट्स के अंदर, केम प्लांट्स के अंदर। क्या होता है इसमें फिक्सेशन हो जाता है CO2 का, और फोस्फोइनोल पाइरुवेट है वो बना लेता है आपका ऑक्सलोएसिटेट। फिर सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है आपका, इन फोटोसिंथेसिस, ये आपका ए करेक्ट है बिल्कुल। इन फोटोसिस्टम्स फर्स्ट द स्पेशल क्लोरोफिल द मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्शन सेंटर आर द नोन एज P68। ऐसा नहीं है, P68 आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट का है, फर्स्ट का नहीं सेकंड, जो ये सेकंड है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको P680 में कवर किया गया है। तो ये आपका भी हो गया इनकरेक्ट। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस मैग्नीज इज ए एसेंशियल कोफैक्टर फॉर ऑक्सीजन इवॉल्विंग मैकेनिज्म। ये सही है, वो जो मेन जनरल रिएक्शन होती है उसमें मैग्नीज का रोल होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो एक कैटालिस्ट की तरह काम करता है मैग्नीज प्लस 2। फिर द लीव्स ऑफ द C4 प्लांट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द क्रेंज एनाटॉमी। ये सबसे स्पेसिफिक फीचर है C4 प्लांट का, क्रेंज एनाटॉमी में पाई जाती है। इसको शायद ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके एग्जाम में वापस आ सकता है, क्रेंज एनाटॉमी से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछ लेगा आपको। फिर C3 प्लांट्स आर द मोर एफिशिएंट यूटिलाइजर ऑफ CO2 देन C4 प्लांट्स। ऐसा नहीं है, C4 प्लांट ज़्यादा एडवांस है C3 से। तो इसमें क्या होगा कि बी गलत है और ई गलत है, तो ACD इस करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 62 में 14 फॉलोइंग है फिर से बैक्टीरियल पोर्शंस। इसमें के कोकस बैक्टीरिया होंगे। कौन सा होता है कोकस, जो आपके होते हैं स्पेरिकल शेप में, गोल गोल। फिर बेसिलस होते हैं, ओके, रोड शेप होते हैं ऐसे, जैसे थायोबेसिलस है। फिर स्ट्रेप्टोकोकस हो गए ये ऐसे स्पेरिकल शेप। फिर वाइब्रियम है जो कोमासेट प्रीम में से, स्पाइरुलम ये आपके स्पाइरल शेप में, जो DNA की तरह होता है स्पाइरल शेप में। तो ये होगा इसका ऑप्शन 4 इस करेक्ट आंसर। E का 3, B का 1, C का 2 और D का 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द हाई इम्पैक्ट स्पीसीज हुज रिमूवल फ्रॉम द कम्युनिटी अफेक्ट persistent of the other species and their impact is disproportionate to abundance are known as। इसका मतलब है कीस्टोन स्पीसीज। जिस स्पीसीज की वजह से अगर कीस्टोन स्पीसीज अगर अफेक्ट होती है उस कम्युनिटी या इकोसिस्टम की, तो वो पूरे इकोसिस्टम पर इफेक्ट करता है। जैसे कीस्टोन स्पीसीज कौन सी होती है, आपके प्रीडेटर स्पीसीज होती है। जैसे कोई भी इकोसिस्टम का टाइगर हुआ, जो टॉप लेवल का प्रीडेटर होता है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है उस कम्युनिटी के अंदर जो हर्बीवोरस पॉपुलेशन होती है उसको मेंटेन करने में। जैसे कोई इकोसिस्टम है, उसके हायर टॉप प्रेडेटर कौन है, अगर कोई टाइगर है या फिर कोई लियोपार्ड है, तो वो जो लोअर ट्रॉपिक लेवल से वहाँ पर जो प्रेजेंट हर्बीवोर्स है, जैसे खरगोश है, हिरण है, डियर्स हैं, रेबिट्स हैं, तो इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। इनकेस अगर टॉप लेवल प्रेडेटर नहीं होगा तो इनकी संख्या, इनका नंबर है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूसर्स, उनकी संख्या कम हो जाती है। तो उस वजह से इकोसिस्टम बैलेंस बिगड़ सकता है। तो कीस्टोन स्पीसीज का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। फ्लैगशिप स्पीसीज क्या होती है, ऐसी स्पीसीज जिनको प्रचार प्रसार के तौर पर यूज किया जाता है या फिर आइकॉनिक सिंबल बनाकर यूज किया जाता है।
कोई भी मिशन में कोई भी लोगो उसका यूज़ करते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ फंड है, उसका आपके फ्लैगशिप स्पीसीज क्या है, पांडा पांडा है। तो ध्यान रखना आप, ये होती है फ्लैगशिप स्पीसीज। अम्ब्रेला स्पीसीज होती है जो एक तरह से अम्ब्रेला का ही काम करती है, पूरे इकोसिस्टम में उसका बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो वो बहुत सारे रोल प्ले करती है इकोसिस्टम में, वो होते हैं आपके अम्ब्रेला स्पीसीज। जबकि एक्सोटिक स्पीसीज ऐसी होती है जो इकोसिस्टम में बाहर से आई, ठीक है, वो वहाँ की नेटिव नहीं होती, तो वो होती है एक्सोटिक स्पीसीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी आपका बायोडाइवर्सिटी पोर्शन से है क्वेश्चन कि which of the following have you seen categories assigned when a species this has extremely high or very high risk of extinction in the wild in immediate or near future। तो वो है आपके क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है, वो उनको नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्शन फेस करना पड़ सकता है, वो हाई रिस्क में आती है, तो वो सीआर कैटेगरी। जो रेड लिस्ट है आयुसीएन की, उसके आप देखिए 3 कैटेगरी है बड़ी बड़ी में देखें तो लिस्ट कंसर्न, थ्रेटन और एक्सिट, उसके ये पार्ट हैं। ईएक्स सबसे पहले हम मोस्ट जो एक्सटिंक्ट लेवल पर है उनसे स्टार्ट करते हैं। एक्सटिंक्ट लेवल है तो नो रीजनेबल डाउट दैट आर लास्ट इंडिविजुअल एट, ठीक है, तो कंप्लीट एक्सटिंक्ट हो सकते हो ईएक्स से शो करते हैं। फिर extinct in the wild, EW is known as only to survive in the capacity cultivation or failed outside in natural range। फिर CR हो गया आपका facing extremely high risk और extinction in the wild, high risk फेज में। endangered facing and very high risk और extinction in the wild। CR और endangered species काफी हद तक सेम होती है। फिर vulnerable facing a high risk of extinction in the wild, so also facing the risk for extinction। Then the near threatened, close to qualifying and likely to qualify for a threatened category in the near future, maybe after some years, तो वो आती है आपके near threatened कैटेगरी में। फिर प्लीज कंसर्न होता है आपका पॉपुलेशन स्टेबल इनफ दैट इज अनलाइकली to face extinction in the near future with data deficiency, so not enough information on the abundance or distributions to estimate its risk of extinction। okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका कि which of the following is the key fauna in the Gulf of Mannar Biosphere Reserve for in situ conservation of the biodiversity in India। So answer is dugong या सिकव। ये सिकव है समुद्री गाय, गल्फ ऑफ मन्नार रीजन आपको पता ही है, जो इंडिया का सदर्न पार्ट है। ये रहा आपके तमिलनाडु का एरिया। ये केरल वाला पोर्शन है। तो यहाँ पर आपके गल्फ ऑफ मन्नार का रीजन है वो प्रेजेंट है वहाँ पर। ये मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, गल्फ ऑफ मन्नार। वहाँ पर ये डुगोंग है, उसका कंजर्वेशन किया जाता है, इन सिटू कंजर्वेशन। बहुत ही प्यारा, ये देखिए आप कितना अच्छा फोटो इसका। इसको सीकव क्यों बोलते हैं आप, इसकी शक्ल देखने से लग गया होगा। ये एक तो हर्बीवोर है, हर्बीवोर है, ठीक है। सिकंदर ये कार्निवोर नहीं, ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, कोरल्स होते हैं, कोरल से जो फाइटोप्लैंक्टन स्पीसीज होती है, एल्गीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, केल्प फॉरेस्ट, उनको खाकर अपना पेट भरता है सीकव, डुगोंग। फिर आपके इंडिया में और भी स्टेट्स हैं तो वो अलग अलग कंजर्वेशन के लिए जाने जाते हैं। इंडियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है आपका कच्छ, रण का कच्छ है गुजरात, वहाँ पर किया जाता है इसका कंजर्वेशन। स्नो लियोपार्ड है, ये फेमस है आपके, इसका कंजर्वेशन आपके लद्दाख, लद्दाख है वहाँ, जम्मू कश्मीर और हिमाचल, यहाँ पर किया जाता है, हिमाचल प्रदेश में। फिर नीलगिरी ताड़, ये इसका आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु में इसका कंजर्वेशन प्रोमिनेंटली किया जाता है। तो आप ध्यान रखना ये चारों चीज़ें, ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर आपका डुगोंग था, और इसका साइंटिफिक नेम है डुगोंग डुगोंग, ये डुगोंग डुगोंग
66 arrange the following taxonomic groups in the decreasing order of the number of the species described on the earth। तो इसमें ये ऑर्डर पूछा आपको अर्थ पर सबसे ज़्यादा, तो आपने पढ़ा ही होगा जब आप ये क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो आपको पता है आर्थ्रोपोडा का नंबर सबसे ज़्यादा है, तो इंसेक्ट्स का भी नंबर सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद में आपका मस्कुलर प्लांट्स प्लांट्स आ गए, बाद में फंगी, एल्गी और फिशेस। जो फंजाई की स्पीसीज है वो ज़्यादा होती है, उसके बाद में एल्गी स्पीसीज, फिर फिश है। तो ये इसका ऑर्डर हो गया BACDE, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 that the pteridophytes are the first terrestrial plants to possess muscular tissues। muscular tissues है वो पहले terrestrial plants है pteridophytes, ये सही है। the common example of the fungus are the funaria and sphagnum, ऐसा नहीं है, फ्यूनेरिया और स्पेगनम ये टेरिडोफाइटा के एग्जांपल नहीं है। वो जो ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसे आपको घुमाया था सही इसमें घुमा दिया, ये टेरिडोफाइटा का एग्जांपल नहीं थे। जो ऊपर एग्जांपल दे रखे थे वो थे टेरिडोफाइटा के, लाइकोपोडियम था। तो टेरिडोफाइटा इज वन ऑफ द ओल्डर ग्रुप ऑफ द प्लांट्स प्रेजेंट इन द प्लांट किंगडम। ये ओल्डर ग्रुप है, ये evolved much earlier than the angiosperms। they are one of the very first tree plant to adapt to life on land। Primary characteristics of a pteridophyte are follows: they are seedless, number one, एक तो इसमें बीज नहीं होता। फिर vascular plants that show true alteration of generation। फिर furthermore the sporophyte has two roots। इसके स्पोरोफाइट्स में ट्रू रूट्स होती है, स्टेम्स होता है, लीव्स होता है। फिर इसको रेप्टाइल्स बोलते हैं। टेरिडोफाइट्स हैं वो रेप्टाइल्स हैं आपके, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। But they reproduce by the spores which are developed in the sporangia। They may be homosporous or heterosporous भी हो सकते हैं। तो ये हो गया आपके टेरिडोफाइटा के प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स। और टेरिडोफाइटा के और एग्जांपल्स अगर आपको पूछे, क्या पता आपको ऑप्शंस में देके पूछ ले इनमें से कौन सा टेरिडोफाइटा है या नहीं है, तो विस्क फर ध्यान रखना आप। फिर सिलेजिनेला इक्विसिटम है जो हॉर्सटेल प्लांट है। फिर ड्रेप्टेरिस, मेनफर्न, डिक्सोनिया, लाइकोपोडियम, टेरीज, एडियंटम, सिल्वर फंस। फन सारी सारी ये टेरिडोफाइट्स होती है। फिर अजोला फंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। अजोला फंस हो गए, मार्सिलिया, साल्विनिया, ये सब हाइड्रोफाइट्स फंस है, इक्वेटिक टेरिडोफाइट्स। फिर है आइसोमिट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये फिर से एसेशन रीजन इसमें पूछा है। सम स्पीसीज ऑफ द कैटिडिड्स या बुश क्रिकेट्स रिजेंबल्स विद ए कंप्लीट लीफ और अपीयर्स टू बी ए पार्ट ऑफ लीफ। Katydids show camouflage as a behavioral strategy to avoid predation। क्योंकि ये appear to be part of leaf, क्योंकि Katydids show camouflage as a behavioral strategy to avoid predation। Katydids क्या होता है आपके बुश क्रिकेट्स, ये देखिए आप, ये टिड्डे जैसा होता है, ये स्पीसीज होती है, ये लीफ पर रहते हैं और ये अडप्ट कर लेते हैं अपने कलर को लीफ के जैसा, क्योंकि कैमोफ्लेज इसकी कैमोफ्लेज टेक्निक है, बिहेवियरल स्ट्रेटजी। इसको अपने आप को छुपा लेता है कलर के साथ मैच करके, लाइक ग्रिगिट जैसा काम करता है। ठीक है, कैटिडिड्स फैमिली टेटिजोनिडी, एनी ऑफ अबाउट 6000 प्रीडोमिनेंटली नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स। ये रात को ज़्यादा एक्टिव होते हैं। दैट आर रिलेटेड टू द क्रिकेट्स हैं। द टू ग्रुप्स आर सब ऑर्डर इन सिफेरा ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा। ये नॉट द नोटेड फॉर देयर मेटिंग सिक्वल्स। ये जो मीटिंग या रिप्रोडक्टिव स्टेज के लिए आवाज़ें करते हैं, तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको इसलिए पुश क्रिकेट बोला जाता है। कैटिडिड्स आर आल्सो नोन फॉर देयर लार्ज हिंड legs and extremely long thread-like antennas, as well as the thick upwardly curved ovipositor egg laying structures होती है और फीमेल्स में होती है। तो ये इसके स्पेसिफिक फीचर्स है, याद रखना आप। अपवर्डली कर्व्ड ओविपोजिटर, फिर थिक एंटीना होता है थ्रेड लाइक, और हिंड लेग्स होती है बड़ी, हिंड लेग्स होती है बड़ी। ये देखिए ये काफ़ी थिक होती है। एंटीना, दो एंटीना होते हैं और सेंसर।
तो क्रिकेट्स एक्सक्यूशन क्या पूछ रहा है, कौन कौन से जोन में मैच होता है ऑफलाइन, तो इसमें हिमालय पूछा है आपको, ये डेजर्ट है, तो वेस्टर्न घाट्स का पोर्शन क्या होगा, सिमिलर रीजन्स, तो एक हिमालय तो नॉर्थ वेस्ट हिमालय हो गया, नॉर्थ वेस्ट हिमालय में आपके पोर्शन कौन सा आएगा, जो जम्मू कश्मीर में हिमालय प्रेजेंट है, जम्मू कश्मीर और पंजाब, अपर पंजाब का रीजन है वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख का पोर्शन गिलगित बाल्टिस्तान का रीजन है अपर नॉर्थ वेस्ट हिमालयस, फिर डेजर्ट आ गया आपके कच्छ डेजर्ट है, इसमें थार का एग्जाम्पल नहीं देगा तो कच्छ होगा यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल में आप लिख लगा कि थार भी लिख देता हूँ। फिर सेमेट रीजन है आपका पंजाब, वेस्टर्न घाट है, मलाबार कोस्ट है, मलाबार केरला कोस्ट, वेस्टर्न घाट का पोर्शन, तो आपका ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेलेंस है, ये क्वेश्चन ऐसा है, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है, ठीक है, इसका हर कोई आंसर नहीं कर सकता, ऐसे क्वेश्चन आप एक दो एनटीए पूछ लेता है तो ये छोड़ने के रहते हैं, ज़्यादातर ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को करने मत बैठ जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन वही कर सकता है, क्योंकि ये कोई लेवल नहीं है सीयूटी का ना, लेवल काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछा है तो बेसिक क्वेश्चन, छः लाइन्स के बारे में बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट लाइन्स आपके सिलेबस में नहीं है, आपने कभी पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, ये बायोटेक पोर्शन आता है सस्पेंशन कल्चर, तो इस क्वेश्चन को छोड़ने में ज़्यादा भलाई होती है, क्यों फालतू में आप अपना नेगेटिव मार्किंग करवाएं, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए 549। अब A549 सेल्स आर द एडिनोकार्सिनोमिक ह्यूमन एल्वुलर बेसल एपिथेलियल सेल्स होती है, ये constitute a cell lines that was first developed by the Dizaziad et al. Through the removal and cluttering of the cancerous lung tissues in explanted tumor of a 58-year-old Caucasian male. Caucasian male था 58-year-old, उसके कैंसर था लंग टिश्यूज में, तो उसके कैंसर सेल से डिटेक्ट किया गया था इन सेल्स को, फिर द सेल्स आर यूज्ड एज अ मॉडल्स फॉर द स्टडी ऑफ द लंग कैंसर एंड द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग थेरेपीज अगेंस्ट इट, इसका यूज होता है, ये देखिए आप, ये ऐसे दिखती है सेलेंस, कौन सी 549 एडिनोकार्सिनोमा टेरेप्टिक एपिथेलियल सेलेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला आपका, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में, डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस एंड द अमाउंट ऑफ द पार्टिकल, कितना O2 दोगे आप, कितना O2 आएगा, कितना CO2 जाएगा, इसी का रेशियो होता है आपका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। Quotient is in the volume of the carbon dioxide produced when the respiratory substance is respired, dividing by the volume of the oxygen consumed in a set period of the time. The volume of the CO2 is given out when the oxygen is taken up. Are given in the indication of the respiratory substrate being respired in the whether respiration is aerobic or anaerobic. एरोबिक हो सकता है, एनारोबिक होता है, जो आरक्यू रेशियो उसकी वैल्यूज देखिए आप, जो एनारोबिक होता है तो उसमें ग्लूकोज की वैल्यू आपके एक से ज़्यादा होती है, एक से भी ज़्यादा होती है, मतलब एनारोबिक तो ऑक्सीजन की वैल्यू काफ़ी कम होती है, एनारोबिक वही था जिसमें ऑक्सीजन की वैल्यू कम होती है, तो CO2 का वैल्यू ज़्यादा होता है, तो उसमें एक से ज़्यादा उसका वैल्यू चला जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स शुगर होती है, उसमें एक होती है एरोबिक में, प्रोटीन के लिए अप्रोक्स 0.9 RQ, फिर लिपिड्स के लिए 0.7, तो ये वैल्यूज याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एंड आर मूव्ड इनटू द नेफ्रॉन बाय विच प्रोसेस, ये आपका क्वेश्चन है, एक्रेटा वाला जो एक्सक्रीशन वाला चैप्टर है एनिमल फिजियोलॉजी है उससे पूछा है, तो इस प्रोसेस का नाम है सिक्रेशन। सिक्रेशन में जो पीटीसी टेबल होती है, जो पीटीसी ट्यूब होती है, उसमें बाहर की तरफ मूव करता है, मूव इनटू द नेफ्रॉन्स सब्सटेंस ड्यू टू द सिक्रेशन प्रोसेस, ठीक है, ये रहा नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर। इसमें क्या क्या होता है, ये एक तो प्राइमरी साइट होती है रीअब्जॉर्प्शन के लिए, कौन सी, प्रोक्सिमल ट्यूब्स, ठीक है, फॉर आयंस वाटर और न्यूट्रिएंट्स, फिर एक प्राइमरी साइट्स होती है फॉर सिक्रेशन ऑफ अनफिल्टर्ड सब्सटेंस,
उनके लिए, दोनों के लिए। तो रे एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन दोनों प्रॉक्सिमल ट्यूब के अंदर होता है। रीनल कैप्सूल होता है सबसे आउटर लेयर। कोटेक्स जो किडनी है उसका मेड्यूला और कोटेक्स का ये रीजन है, तो ध्यान रखना है। फिर डाइल्यूट्स और कंसंट्रेट्स हैं द ट्यूबुलर फ्लूइड्स बेस्ड ऑन द नीड्स। कहाँ पर होता है? नहीं, नेफ्रॉन के ऊपर प्रेजर होते हैं। फिर हार्मोनली रेगुलेटेड टू द मेंटेन होम्योस्टेसिस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम और ऑस्मोलैरिटी। ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, ये डिस्ट्रीब्यूबल और कलेक्टिंग डक्ट इसमें होता है। हार्मोनली रेगुलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ द होम्योस्टेसिस ईसीएफ वॉल्यूम है ऑस्मोलैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका? एनाटॉमी जो टर्म दे रखी है उसकी डेफिनेशन बतानी है। तो बोन, बोन क्या होता है आपका? बोन होता है मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, बोन कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। फिर कोलेजन होता है आपका एक फाइब्रिस प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन होती है। फिर ऑस्टियोसाइट्स आपके मेच्योर बोन सेल होती है ऑस्टियोसाइट्स। और मेरो होता है आपका ब्लड सेल प्रोटेक्शन। बोन मेरो आपको पता है, बोन मेरो के अंदर आपका डब्ल्यूबीसी फॉर्मेशन होता है, और जो आपका इम्यून सिस्टम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इम्यून सिस्टम के लिए। तो ये इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आपका एपोप्टोसिस है। एपोप्टोसिस के सिलेबस में ये नाम डिफाइन है, तो आपको एटलीस्ट एपोप्टोसिस के बारे में बेसिक डिटेल पता होनी चाहिए। तो एपोप्टोसिस होता क्या है? सबसे पहले एपोप्टोसिस है आपका एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ। एक प्रॉपर चैनल के थ्रू वो सेल निकलेगा और वो अपनी मौत को अंजाम देगा। तो इसमें क्या होता है? एलिमिनेशन होता है अनवांटेड सेल्स, प्रोग्राम सेल डेथ बोलते हैं इसको, एपोप्टोसिस को। में क्या होता है? सेल श्रिंक करती है, फिर न्यूक्लियर का फ्रेगमेंटेशन होता है, न्यूक्लियर टूटता है, एपोप्टोटिक बॉडीज में तब्दील हो जाती है सेल। फिर फेगोसाइटोसिस ऑफ द एपोप्टोटिक बॉडीज, नो इन्फ्लेमेशन, कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं होता। तो एपोप्टोसिस इन्फ्लामेशन से रिलेटेड कोई प्रोसेस नहीं होती। तो आपका अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? स्टेटमेंट है एपोप्टोसिस इज द प्रो इन्फ्लामेटरी मोड ऑफ सेल डेथ। ये नहीं है प्रो मोड, ना तो कोई प्रो है ना कोई पोस्ट मोड है। फिर स्टेटमेंट 2 इज दैट ड्यूरिंग एपोप्टोसिस इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस आर रिलीज्ड which alert other cell in vicinity of the dying cells। कि इसमें ड्यूरिंग एपोप्टोसिस इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस रिलीज किए जाते हैं जो कि अलर्ट कर देते हैं दूसरी सेल्स को भी जो विसिनिटी में आते हैं डाइंग सेल्स की। ऐसा भी नहीं है, ये दोनों स्टेटमेंट गलत होगी। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। एपोप्टोसिस क्या है? कि एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ। इट इज यूज्ड ड्यूरिंग द early development of the eliminate unwanted cells such as those between the fingers of the developing hands in adults to rid the body of cells that have been damaged beyond repair. Apoptosis also plays a role in the preventing cancers। कैंसर को रोकने में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि कैंसर में जो सेल्स होती हैं उनकी ग्रोथ चलती रहती है, क्योंकि एपोप्टोसिस सेल्स को मारने का भी काम करता है, तो इसलिए इसका रोल बढ़ जाता है। अब अंडर होम्योस्टेटिक कंडीशंस में एपोप्टोसिस एक नॉन इन्फ्लामेटरी इवेंट होता है। If the activation of the capaces ensures that the inflammatory pathways are disabled। capaces इंश्योर करता है कि इन्फ्लामेटरी के जो भी पाथवे वो डिसेबल रहते हैं होम्योस्टेटिक कंडीशन में, जो ह्यूमंस में होती है उसमें। फिर इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि देयर इज एन इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग दैट द अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस सच एज capaces inhibitions apoptosis and the apoptotic machinery can be rewired into a process which is inflammatory। In this review we discuss how the death receptor and mitochondrial pathways of apoptosis can active inflammation। ठीक है, कि डेथ रिसेप्टर एंड कॉन्ड्रियल पाथवेज ऑफ एपोप्टोसिस कैन एक्टिवेट इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल से आपका फिर से क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट जो वर्टिब्रेट्स है जिनमें जबड़ा था, जो था जिनको प्लेकोटम्स से जो फिजिक्स थी, वो किस पीरियड में उनका अस्तित्व सामने आया था? वो डिवोनियन पीरियड था। ये डिवोनियन पीरियड था, लेट डिवोनियन पीरियड में इनका ज़्यादा राइज हुआ था, जबकि जो अर्लियर सिल्यूरियन पीरियड था वो काफ़ी डोमिनेट कर रहा था प्लेकोटम्स की वजह से। तो इसको कंसिडर हम डिवोनियन में करते हैं। ये प्लेकोटम्स थी, इनमें देखिए आप, ये जबड़ा वेल डिफाइंड जबड़ा, ये फॉसिल्स की मदद से जो आपका 3D इमेज है प्लेकोटम्स की, 3D मॉडल है, यही है।
तो ये फोटो मैंने यहाँ पर लगाई है। ये जबड़े की ये प्रॉपर स्ट्रक्चर सबसे पहले यहाँ पर देखी गई थी प्लेकोडम्स में। अब डिवोनियन पीरियड्स हैं, उसके मेजर इवेंट्स क्या थे कि व्हेन प्लांट्स फर्स्ट हैड रूट्स और लीव्स, ठीक है, नोन एज द एज ऑफ द फिश, फिशेस का एज था डिवोनियन पीरियड। फिश डिश एट द लार्ज डाइवर्सिटी, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, क्लाइमेट वाज वार्म एंड लेग्ड ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स कम थे, वार्म क्लाइमेट था। उसका ये एज है 470 टू 354 मिलियन ईयर्स, ठीक है। चलिए डिस्क्रिप्शन की तरफ चलते हैं। डिस्क्रिप्शन है आपका, व्हेन फॉस्फोलिपिड्स इज एडेड एंड शेकन अप विद वाटर, मिसल्स में फॉर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू रिगार्डिंग मिसल्स। अब ट्रू क्या है मिसल्स के रिगार्डिंग, तो देखिए आप मिसल्स की स्ट्रक्चर देखिए। मिसल क्या होता है आपका पता ही, जो सोप वाली प्रोसेस होती है, साबुन, इस मैकेनिज्म पर काम करता है, वो आपका मिसल होता है। मिसल का जो टेल रीजन होता है वो होता है आपका हाइड्रोफिलिक रीजन, हाइड्रोफिलिक जोन जो बाहर वाटर के साथ कनेक्टेड होता है, वाटर के साथ फिल होता है। जबकि हाइड्रोफोबिक रीजन होता है वो इन साइड होता है, हाइड्रोफोबिक हेड्स होते हैं मिसल्स में। तो ये हो गया, इसमें वाटर सोल्यूबल पोर्शन हो गया, कौन सा वाटर सोल्यूबल पोर्शन हो गया आपके हाइड्रोफिलिक रीजन, हाइड्रोफोबिक जो वाटर इनसोल्यूबल पोर्शन, ये ऑल सेल लिपिड फॉर्मेशन, कोलेस्ट्रॉल हो गए, सारे सेंटर में आ जाते हैं। तो इसका ये करेक्ट आंसर है कि टिनी स्प्रेड्स ऑफ द लिपिड्स विद हाइड्रोफिलिक हेड्स एंड आउटवर्ड इन द कॉन्टैक्ट विद वाटर, होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जेनेटिक मटेरियल इन द एचआईवी वायरस, कि आरएनए, दो स्ट्रैंड होती है आरएनए की, सिंगल, ये देखिए स्ट्रक्चर में द स्ट्रक्चर ऑफ द एचआईवी वायरस, लिपिड एनवेलप होता है सबसे बाहर, फिर ये एंजाइम, फिर द टू स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड्स एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये सारे इसके पार्ट होते हैं एचआईवी वायरस के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड सिट्रस। वाइल्ड सिट्रस यानी जंगली जो संतरे होते हैं, वो आपके इंडिया का मेघालय स्टेट है, वहाँ पर एक नोकरेक रीजन है, शिलोंग रीजन है, वहाँ पर वाइल्ड सिट्रस है, उसका कंजर्वेशन किया जाता है। द इंडियन वाइल्ड ऑरेंज बिलीव्ड टू बी द प्रोजेनिटर ऑफ all citrus species in the world grow here. Now the area may attain the status of UNESCO World Heritage Site के अंडर भी आता है। तो द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज हैज नोमिनेटेड, बस इससे भी आएगा क्लाइमेट चेंज के लिए, हैज नोमिनेटेड नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व इन मेघालय गारोइल्स फॉर हिज वर्ल्ड स्टेटस एंड फॉरवर्डेड इट्स रिकमेंडेशन टू यूनेस्को फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड सिट्रस, ठीक है। जंगली संतरे होते हैं, ये देखिए इमेज यहाँ पर जंगली संतरे, काफ़ी प्रोडक्शन होता है इन पर, जो गारोइल्स होती है वहाँ पर मेघालय के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपका ज्योग्राफी पोर्शन से, द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लैंड एरिया, सबसे ज़्यादा लैंड एरिया किसका है, तो उसको बढ़ाते रही हैं। तो देखिए आप, सबसे ज़्यादा इसमें एशिया तो नहीं दे रखा, सबसे कम है ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्टिनेंट है वो, उसके बाद में साउथ अमेरिका, फिर नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका, फिर यूरोप, फिर हो गया अफ्रीका। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। और अगर अफ्रीका से भी बढ़ा देगा तो फिर एशिया, ऐसे इससे और भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो अगर एशिया, तो इसके आगे एशिया भी लिख दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके वापस में 14 फुल टाइप का है। अगस्तमलई बायोस्फीयर रिजर्व है, वो आपका तमिलनाडु में प्रेजेंट है। फिर अमरकंटक मध्य प्रदेश, मानस असम में, काजीरंगा मानस, सिमलीपाल भितरकनिका ये सब उड़ीसा में। तो याद रखना मध्य प्रदेश में और भी दुर्गावती नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, तमिलनाडु में है अगस्तमलाई, नीलगिरी, नीलगिरी जो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका, तीनों के जंक्शन पर प्रेजेंट है।
नीलगिरी बायोस्फीयर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। Ethanol, also referred to as a wood alcohol, was initially produced by the destructive distillation of the wood, इसलिए इसको वुड स्प्रिट बोलते हैं। वुड स्प्रिट किसको? इथेनॉल को। C3H काफ़ी डेंजर होता है, ठीक है। इसको अगर आदमी डायरेक्ट इसको ड्रिंक कर ले इथेनॉल को, तो वो या हाथों हाथ उसकी मौत हो जाएगी, नर्वस सिस्टम, फिर वो अंधा हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज अ केमिकल प्रोसेस जहाँ पर अनप्रोसेस्ड मटेरियल, यूजुअली ऑर्गेनिक, is heated to the high temperature in the absence of the air with limited oxygen. This process breaks up a large molecules leading to the formation of the various compounds. In the case of wood, destructive distillation yield a plethora of product. तो इसके कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से? एक तार बनता है, तारपीन, टर्पेंटाइन, मिथेनॉल, चारकोल। तो तार होता है ए मोस्ट कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तार। फिर टर्पीन्स होते हैं आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स फाउंड इन एसेंशियल ऑयल्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स फाउंड इन एसेंशियल ऑयल्स। फिर टर्पेंटाइन होता है वोलेटाइल लिक्विड्स ऑब्टेन फ्रॉम द फाइन ट्रीज, टर्पेंटाइन होता है। फिर मिथेनॉल, CH4 या वुड स्प्रिट्स, और फोकस हियर मिथेनॉल इज द कलरलेस फ्लेमेबल लिक्विड्स होता है, कलरलेस होता है, फ्लेमेबल लिक्विड होता है। चारकोल होता है सॉलिड रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर डिस्टिलेशन, ये था चारकोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरेंज द कोल टाइप फ्रॉम लोएस्ट टू हाई स्ट्रेंथ। पता है ये सबसे जो अच्छा क्वालिटी का कोल होता है वो एंथ्रासाइट होता है। तो सबसे लो ग्रेड से स्टार्ट करें तो पीट होता है सबसे पहले, सबसे लो ग्रेड होता है। फिर होता है आपका बिटुमिनस लिग्नाइट, लिग्नाइट कोल होता है, तो ब्राउन कोल बोलते हैं उसको, ब्राउन। उसके बाद में आपका बिटुमिनस होता है, तो इसमें हो गया आपका सब बिटुमिनस। फिर सॉफ्ट कोल, हार्ड कोल, ये लिग्नाइट के पार्ट हो गए। फिर आपका आता है एंथ्रासाइट। तो ये देखिए आप, टैंक कोल की क्या है, लिग्नाइट, सब बिटुमिनस, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट। इनका ये ब्रिटिश जो यूनिट होती है एनर्जी की, BTU, थर्मल यूनिट, थर्मल यूनिट। इसमें फॉर्मेशन कंडीशन होती है, तो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर से एंथ्रासाइट बनता है। इंडिया में एंथ्रासाइट के जम्मू कश्मीर में निकलता है बहुत कम मात्रा में, जो मेजोरिटी कोल निकलता है वो आपका लिग्नाइट बिटुमिनस कैटेगरी का होता है। टाइम ऑफ फॉर्मेशन भी बढ़ता जाता है यहाँ पर, इसमें भी टाइम लगता है। फिर परसेंटेज होता है कार्बन का सबसे ज़्यादा होता है एंथ्रासाइट में, जबकि लिग्नाइट में होता है कम। तो इसलिए लिग्नाइट में कार्बन कंटेंट कम होने के कारण ये लो क्वालिटी कोल होता है, जबकि एंथ्रासाइट में कार्बन कंटेंट ज़्यादा है, मॉइस्चर कम होता है। तो मॉइस्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले करता है। तो एंथ्रासाइट में मॉइस्चर कंटेंट कम होता है, तो उसकी वजह से ये प्योर कैटेगरी, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कोल होता है। इस क्वेश्चन की तरफ चले तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है द pH ऑफ द अनपॉल्यूटेड नेचुरल रेन वाटर इज 5.6, सही है। रेन वाटर का इतना ही pH होता है, अगर इससे नीचे गया तो फिर वो एसिड में कंसिडर हो जाएगा, एसिडिक वाटर। फिर H2SO4 और HNO3 आर द प्रीडोमिनेंट एसिड्स इन द एसिड, ये भी सही है। फिर एसिडिक रेन वाटर है pH लेस देन 5.6, जो मैंने बताया आपको। फिर एसिड रेन अफेक्ट मोन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, सॉइल फर्टिलिटी, ये भी सही है। इसमें आपका मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल है ताजमहल, ताजमहल है, बट ताजमहल के पीछे एसिड रेन मेन रीज़न नहीं है। इसके पीछे रीज़न जो ताजमहल के पीछे यमुना नदी और इंडस्ट्रियल्स जो एक्टिविटीज़ होती है, और यमुना नदी के पीछे जो शमशान घाट जो डेड बॉडीज होती है उनकी जो फ्लेम्स आती है, उसकी वजह से मार्बल्स वो इलोश हो जाता है, जबकि इंडिया में एसिड रेन नहीं होती मेनली। इसका मेन रीज़न है, इसका मेन कारण क्या है, देखिए, जो कैल्शियम कार्बोनेट के जो कैल्शियम के जो डस्ट पार्टिकल्स में कैल्शियम प्रेजेंट होता है, उसकी स्केवेंजिंग के कारण ये क्या करता है, जो जो स्पीसीज होती है, जो एसिडिक की स्पीसीज,
जैसे HNO3 और H2SO4 उनको न्यूट्रलाइज कर देता है, उनको एक्सपेंज कर देता है। इसकी वजह से इंडिया में कभी एसिड रेन नहीं होती है साइंटिफिकली, जबकि किताबों में पढ़ाया जाता है। ई नेचुरल pH ऑफ अनफिल्टर्ड रेन वाटर इज 7। 7 नहीं होता नेचुरल रेन वाटर का pH 7, फिर वो ऐसा नहीं। ये आपकी डिस्टिल वाटर की होती pH सही है। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर, ABCD। देखिए क्वेश्चन नंबर 84, लंदन स्मोक के बारे में पूछा है। पहले वाले पेपर में स्मोक के बारे में क्वेश्चन आया था, तो स्मोक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। लंदन स्मोक इवेंट्स आर वेरी सुटेबल एग्जांपल फॉर क्लासिकल स्मोक, सही है। क्लासिकल फॉग इज characterized by the high concentration of the unburnt carbon shoot as well as elevated levels of atmospheric sulfur oxides। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही होगी। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ये था स्मोक का ये फोटो। उस टाइम 1952 में ये लंदन स्मोक का डिजास्टर हुआ था लंदन सिटी में। ये सल्फ्यूरियस स्मोक है, ऑल्सो कॉल्ड लंदन स्मोक, फर्स्ट फॉर्म्ड इन लंदन। सल्फ्यूरियस स्मोक रिजल्ट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड SOx की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है इन द एयर एंड caused by the use of the sulfur bearing fossil fuels, particularly coal. Coal was the main source of the power in London during the 19th century, जो 1952 में ये इंसिडेंट हुआ था। तो उसकी वजह से द इफेक्ट ऑफ द कोल बर्निंग वर ऑब्जर्व्ड इन द अर्ली 20th century, उसका दिखा था, जिसकी वजह से ये डिजास्टर हुआ था। द टाइप ऑफ द स्मोक इज एग्रीवेटेड बाय द dampness and the high concentration of the suspended particulate matter in the air। ठीक है, तो ध्यान रखना आप। लंदन स्मोक इसका काउंटर जो स्मोक होता है फिर वो फोटोकेमिकल स्मोक होता है, जो नॉक्स स्पीसीज और VOCs की रिएक्शन के कारण बनता है, जिसकी वजह से पेन फॉर्मेशन होता है। पेन का फॉर्मेशन होता है पॉलीएसिटेट नाइट्रेट, एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये भी इसमें पूछा है। तो ओजोन आपके एक ग्रीन हाउस गैस है, वाटर वेपर भी है, वेरिएबल है ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती, नाइट्रस ऑक्साइड है N2, नाइट्रोजन ऑक्साइड इसमें NO नहीं आती, नहीं NO नहीं आती, NO कट करो इसको, तो CE कट हो गए। तो नोट पूछा था, क्योंकि और कौन कौन सी गैसेज आती है। CO2 आपके ग्लोबल वार्मिंग कंट्रीब्यूट करती है, CO2 हो गया, फिर आपके वाटर वेपर हो गया, मीथेन है, SF6, सारी CFCs, HFCs, सुपर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये सब ग्रीन हाउस गैस में काउंटर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि ओजोन इन द ट्रोपोस्फेयर इज रेफर्ड टू एज अ पेड ओजोन, सही है। जबकि स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन प्रेजेंट होती है वो गुड ओजोन कैटेगरी में आती है। 50% of the ozone is troposphere is emitted directly from the fossil fuel combustion and the rest come from the stratosphere। ऐसा नहीं है, स्ट्रेटोस्फेयर से ओजोन नहीं आती। जो इस ट्रोपोस्फेयर में ओजोन होती है वो लगभग मेजोरिटी ओजोन आपके फॉसिल फ्यूल और इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो प्रोसेस होती है, जो टायर्स भी, जो ट्रक्स के बड़े बड़े टायर्स होते हैं वो भी आपका ओजोन का एमिशन करते हैं। और अगर ओजोन का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो वो टायर की जो टीयरिंग है वो प्रोसेस, वो भी उसका एक कॉन्सिक्वेंसेस होता है। तो इसमें क्या होगा, क्या असर्शन सही है, बट रीजन आपका गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट अंडर नॉक्स। नॉक्स है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जिसमें CO2 इसका पार्ट नहीं है ना, का CO2 क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट नहीं है। ओजोन CO SO2 इसका पार्ट है। Criteria air pollutant are the air pollutant which acceptable levels of the exposure can be determined and for which an ambient air quality standard has been set. 6 criteria air pollutant for which limit are set in the NACS
इज दैट ओजोन, फिर पीएम पार्टिकल्स, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सोक्स और नॉक्स, ये हैं। उसके बाद में मैं और बताता हूँ आपको। एक अमोनिया, फिर है बेंजोपायरोल, बेंजीन, लेड हो गया, था निकल भी था इसका आंसर। तो ये 3-4 और याद रखना आप, क्योंकि क्रिटेरिया एयर पोल्टेंट है, उसके दायरे को अब और बढ़ा दिया जा चुका है, अराउंड आपके 12 के आसपास है क्रिटेरिया एयर पोल्टेंट। तो आप ध्यान रखना है, ये 4 है, 6 4 10, ये हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर इन्वॉल्व इन द नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस इन नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में, नाइट्रोजन साइकिल में कौन कौन से आपके नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रिफिकेशन इधर देखिए आप, इस एग्जांपल में ये देखिए, ये वाला नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, ये नाइट्रोबैक्टर, ये सब ये नाइट्रिफिकेशन ही चल रहा है यहाँ पर। यहाँ से कि NO2 से NO3, तो इसमें जो जो बैक्टीरिया है, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस इन्वॉल्व है। तो याद रखना आप, बैक्टीरिया के बार वापस आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब शुरू से शुरू करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, लेग्यूम रूट नोडल्स है, राइजोबियम अवेलेबल होता है उसमें, लेग्यूम प्लांट्स के रूट्स में प्रेजेंट। फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग सोइल बैक्टीरिया कौन कौन सा है? एरोबिक में एजोडोबैक्टर है, बेंजीमिया है, एनारोबिक में क्लोस्ट्रीडियम और रूडोस्पिरिलम ये होते हैं। फिर अमोनिफिकेशन होता है इसमें, तो ये इसमें फिर डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया कौन कौन से? शूडोमोनास और थियोबैसिलस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगा लो इसको। शूडोमोनास और थियोबैसिलस डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया है, जो क्या करते हैं, नाइट्रेट को कन्वर्ट करते हैं, एसिमिलेट करते हैं वापस नाइट्रोजन में, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग डिसॉल्व फ्रैक्शंस इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस डिसॉल्व इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस ऑकरेज ऑर्थोफॉस्फेट, ऑर्थोफॉस्फेट बोलते हैं डिसॉल्व फ्रैक्शंस, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है। A phosphorus locked up in bedrock soil sediment is not directly available to organism. Conversion of unavailable forms to dissolved orthophosphate, which can be directly assimilated, occur through geochemical and biochemical reactions at various stages in the global phosphorus cycle. अलग अलग स्टेजेस में सिमुलेट होता है। इसको ऑर्थोफॉस्फेट याद रखना आप, टर्मिनोलॉजी। डिजोल्व होता है, सोल्यूबल फॉस्फेट फॉर्म में होता है, फॉस्फोरस साइकिल का इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल फॉर्म ऑफ द मर्करी आर द पोटेंट टॉक्सिक, व्हिच फॉर्म ऑफ मर्करी इज मोस्ट रेडिली एब्जॉर्ब्ड एंड बायोअक्यूमुलेटेड। कौन कौन से फॉर्म है जो मोस्ट रेडिली एब्जॉर्ब्ड बायोअक्यूमुलेटेड होते हैं? उसमें मिथाइल मर्करी इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म होता है। मोस्ट कॉमन organic mercury compound is methyl mercury. People are primarily exposed to the methyl mercury by the consuming contaminated fish or shellfish, इनको खाने की वजह से होता है। तो methyl mercury bioaccumulate in the fish and shellfish, making it significant concern for human health. It affects the nervous system, particularly the developing fetus or young children. जो ये टेरेटोजेंस कंपाउंड्स है मिथाइल मर्करी, तो ये काफ़ी डेंजरस होता है। Note that the ethyl mercury used as a preservative in some vaccines does not pose a health risk. ethyl mercury जबकि ये हेल्थ रिस्क पोज नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर ऑफ द मिनरल्स एंड साल्ट्स दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द वाटर इज रेफर्ड टू एज सैलिनिटी। मिनरल्स की वजह से, साल्ट की वजह से सैलिनिटी कोज होती है, जबकि एल्कलिनिटी क्या होता है? पहले एसिडिटी होता है आपका H+ आयंस, CO2 का डिसोल्यूशन होता है, तो उसकी वजह से एसिडिटी आती है। जबकि ऐसा फीचर जो एसिडिटी को रेजिस्ट करता है वो एल्कलिनिटी होता है। तो वो किसकी वजह से होता है आपका? और भी जो साल्ट्स होते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम के साल्ट, वो एल्कलिनिटी खोज करते हैं। हार्डनेस, टर्बिडिटी, आपका सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जो डिजोल्व होते हैं, वो टर्बिडिटी खोज करते हैं पानी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ह्यूमन ईयर नॉर्मली हियर्स साउंड्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स विद ए फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 to 20,000 हर्ट्ज। या आप ह्यूमन ईयर का जो कैपेसिटी है वो रेंज ध्यान रखो इसका। चलिए
93 क्वेश्चन। मेजर ऑफ द मास ऑफ वाटर वेपर फॉर ए गिवन मास ऑफ ड्राई एयर इज रेफर टू एज द मिक्सिंग रेशियो। इसका मिक्सिंग रेशियो होता है, ये रहा मिक्सिंग मास ऑफ द वाटर वेपर। मास से हो गया तो मास हो गया ग्राम में, फिर मास ऑफ द ड्राई एयर, एयर का मास हो गया ग्राम में, तो ग्राम अपॉन ग्राम मिक्सिंग रेशियो हो गया वाटर वेपर का ड्राई एयर के अंदर मास। जबकि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, सबसे पहले देखिए आप ह्यूमिडिटी में बताता हूँ आपको। ह्यूमिडिटी में सबसे ऊपर आता है आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, नंबर 1 एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। क्या होता है कि द वेट ऑफ वाटर वेपर, वेट ऑफ वाटर वेपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर, जो एयर का वॉल्यूम होता है, पहले वेट वाटर वेपर का एयर के वॉल्यूम के अंदर, तो वेट अपॉन वॉल्यूम जो होता है वो होता है आपकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ये वेरी करता है अलग अलग प्लेसेस पर और टाइम टू टाइम, और वार्म एयर ज़्यादा होल्ड करती है मॉइस्चर कोल्ड एयर की वजह से। मुताबिक सर्दियों में जो हवा होती है ठंडी हवा, वो ज़्यादा सूखी होती है, जबकि जो गर्मी में हवा होती है उनमें मॉइस्चर कंटेंट होता है, तभी आपके सर्दियों में होट फटते हैं। ये मेन रीज़न है, ड्राई हो जाते हैं क्योंकि कोल्ड एयर होती है वो ड्राई होती है। फिर एबिलिटी ऑफ होल्ड वाटर वेपर ऑफ एयर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। एयर की एबिलिटी वो टेम्परेचर डिपेंड करती है कि वो मॉइस्चर कितना होल्ड करेगी या नहीं करेगी। फिर सेकंड ह्यूमिडिटी होती है आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ये क्या होता है आपका वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर वेपर अपॉन वेट ऑफ एयर, टोटल वेट ऑफ एयर। तो ये आपके केस आ जाता है वेट अपॉन वेट में, यानी ग्राम अपॉन ग्राम में। जबकि यहाँ था वेट अपॉन वॉल्यूम, ग्राम पर लीटर में था, यहाँ पर ग्राम में। ये वेरी करता है लेटीट्यूड के साथ, इक्वेटर पर कम होती है बिल्कुल, जबकि पोल्स पर जाते हैं तो इसकी जो नंबर है वो बढ़ता है। तो नहीं, ये इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा होती है मैक्सिमम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, जबकि पोल्स पर कम होती है। सबसे लास्ट में जो होती है आपकी होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है कि वाटर वेपर का कंटेंट जो अवेलेबल है अपॉन में वाटर वेपर की कैपेसिटी, कंटेंट कितना है और कैपेसिटी कितनी है, उसका रेशियो आपका आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसी का यूज़ किया जाता है ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए। या फिर इसको डिनोट करते हैं आपके वेपर प्रेशर अपॉन में सेचुरेटेड वेपर प्रेशर, सेचुरेशन वेपर प्रेशर इनटू मल्टीप्लाई विद 100 से इन द टर्म ऑफ परसेंटेज, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का परसेंटेज निकल जाता है। इसका एक और फॉर्मूला है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, क्या है वो, एक आपका कंडेंसेशन रेट अपॉन में इवेपोरेशन रेट, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, गया है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के तीन फॉर्मूला के, एक वाटर वेपर कंटेंट अपॉन कैपेसिटी, वाटर वेपर प्रेशर अपॉन सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इनटू 100, फिर कंडेंसेशन रेट अपॉन इवेपोरेशन रेट इनटू 100। ये तीन टाइप की ह्यूमिडिटी होती है। और जबकि मिक्सिंग रेशियो क्या था, मास ऑफ द वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ द ड्राई एयर, मास अपॉन मास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जोन इन द रिवर स्ट्रेच विद हैव हाईएस्ट बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड। साइज बीओडी कहाँ पर होता है, सेप्टिक जोन होता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बीओडी होती है। सेप्टिक जोन इन द कंपोनेंट ऑफ द सेप्टिक सिस्टम वेयर, जहाँ पर वेस्ट वाटर फ्रॉम ए सेप्टिक टैंक इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एब्जॉर्ब्ड इनटू द सोइल, इट कंसिस्टिंग ऑफ द perforated pipes buried underground in aggregated field area around the pipes, aggregate field area around the pipes and the soil or sand soil combination where the aggregate a septic zone is also known as a drain field. Septic zone also known as a drain field, leach field और एब्जॉर्प्शन फील्ड, जहाँ पर क्या होता है लीचिंग होती है आइंस की, जो भी आइंस प्रेजेंट होते हैं वेस्ट वाटर में, वो सोइल के अंदर परकोलेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर्स, ये पोल्यूशन
यूनिट ऑफ क्वेश्चन है आपका, कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर यूज्ड इन द व्हीकल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। कैटालिटिक कन्वर्टर क्योंकि रिड्यूस पर्टिकुलर मैटर इन टेल्स इन एमिशंस व्हीकल्स, ठीक है, ये कम कर देते हैं टेल्स में। तो ये इसका फर्स्ट हो गया आंसर, क्योंकि ये रीज़न इसका सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ये हो गया आपका कैटालिटिक कन्वर्टर, जो कार्स में होता है, व्हीकल्स में लगता है। इसका मैकेनिज्म ऐसा होता है कि जो डीजल बर्न होता है वो आपके हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस करता है, नॉक्स और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो उनका ऑक्सीडेशन करके ये पहले नाइट्रोजन और CO2 बना लेता है, फिर हाइड्रोकार्बन और जो कार्बन मोनोऑक्साइड स्पीशीज होते हैं उनका वाटर में और CO2 में तब्दील करके आउटर वो में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन H2 और CO2 फॉर्म करता है, जो कम पॉल्यूशन कोज करते हैं कंपेरेटिव टू नॉक्स और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसलिए कैटालिटिक कन्वर्टर का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पॉल्यूशन को रोकने में। या फिर क्योंकि ये क्या करता है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट ही चेंज कर देता है, जो एमिट होगा उसका ऑक्सीडेट कर देता है। तो इसमें रेडॉक्स रिएक्शन चलती है कि एक साइड रिडक्शन होता है और एक साइड ऑक्सीडेशन दोनों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 96 ड्यूरिंग म्युनिसिपल सीवेज ट्रीटमेंट बायोसॉलिड्स आर प्रोड्यूस्ड एज बाय प्रोडक्ट ऑफ। तो बायोसॉलिड्स कब बनते हैं? ऑल थ्री प्राइमरी, बायोलॉजिकल या सेकेंडरी और केमिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, तीनों की स्टेज होती है। बाई प्रोडक्ट के तौर पर बायोसॉलिड्स बनते हैं। इंपॉर्टेंट सोर्स है ये ऑर्गेनिक मैटर का, स्पेशली फॉस्फोरस और nitrogen. This is achieved by the stabilizing primary, second treatment from the water, purification of the water, wastewater. The biosolids usually comprise greater concentration of the micronutrients such as MgCa, sulfur, phosphorus, and nitrogen fixed in organic matter. Biosolids also comprise a variety of vital micronutrients such as the molybdenum, zinc, copper, manganese for plant growth in the various proportion, but potassium concentration in the biosolids are typically lesser. The supplement potassium fertilizer may be required to keep the product in the soil receiving biosolids. इसमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है, बट अदर जो मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी मात्रा अच्छी खासी होती है इसमें क्वांटिटी। तो ये रहा बायोसॉलिड्स का फोटो, इनको यूज किया जाता है फर्टिलाइजर के तौर पर। 97 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक है और उनका यूज कहाँ पर है। तो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है, उसका लोकेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री DNA CDN है उसको ट्रेस करने के लिए। फिर जो कॉन्फोकल स्कैनिंग माइक्रोस्कोप है वो 3D इमेज प्रोवाइड करने के लिए इमेज डिजाइन करता है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये आपके सेपरेशन होता है प्रोटीन, सेकेंड वाला इसका करेक्ट आंसर। क्रोमेटोग्राफी आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स, क्रोमेटोग्राफी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 98 क्वेश्चन क्या है, एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्सेप्टेड ट्रू वैल्यू ऑफ द गिवन पैरामीटर। ये सही है इसका आंसर ना। एक्यूरेसी क्या होता है, जैसे कोई चीज़ है, कोई टारगेट है आपका, तो अगर उसके पास ही आपको जो टारगेट चाहिए और आपकी जो वैल्यूज आती हैं उसी टारगेट के पास ही आती है तो वो एक्यूरेट होता है और उसका प्रिसीजन भी हाई होता है। जबकि प्रिसीजन कम कब होगा, जैसे अगर आपका ये टारगेट है लेकिन आपको वैल्यूज यहाँ पर अप्लाई कर रही है और जब भी आप रीडिंग ले रहे हो तो वो यहीं पर ही आ रही है, तो वो एक्यूरेट नहीं होगा, जबकि प्रीसाइज होगा, क्योंकि हमको रिजल्ट वो प्रीसाइजली प्राप्त हो रहे हैं। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन इसका एक साथ ऐसे काम करते हैं। इस फोटो में आपका हाई एक्यूरेसी और हाई प्रिसीजन है, जबकि इसमें ना तो एक्यूरेसी ज़्यादा है ना ही प्रिसीजन ज़्यादा है। जबकि स्टेटमेंट सेकंड क्या बोला है कि डिटरमाइन एरर आर रैंडम इन नेचर और अकर व्हेन द समथिंग वेंट रॉन्ग ड्यूरिंग द मेजरमेंट। ऐसा नहीं है, रैंडम एरर मेजरमेंट की वजह से वो इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है। रैंडम एरर, एरर दो टाइप के होता है, सिस्टमेटिक एरर होता है, रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर को जीरो एरर बोलते हैं। ये इनएक्यूरेटली कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट की वजह से आता है, मेजरमेंट्स की वजह से सिस्टमेटिक एरर आता है, ना कि रैंडम एरर। जबकि रैंडम एरर द पैरेलल एरर होता है, केयरलेस इन द मेकिंग रीडिंग और रिकॉर्ड रॉन्ग टेक्निक्स यूज करते हैं तब रैंडम एरर कोज होता है कोई भी एक्सपेरिमेंट में। तो
उसमें ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट सही था जबकि सेकंड गलत है। अब एक्यूरेसी प्रिसीजन ये रहा एक्यूरेसी। प्रिसीजन इज द डिग्री ऑफ द क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट विद ईच अदर। क्लोजनेस, क्योंकि एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ द क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट टू द टारगेट और रेफरेंस वैल्यू। ठीक है, ये भी ईच अदर है, जबकि यहाँ पर को टारगेट जो वैल्यू है उसके पास अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है वो एक्यूरेट है। प्रिसीजन ऑफन रेफर टू एज द रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी एरर। ये टर्म रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी एरर, जबकि एक्यूरेसी ऑफन रेफर टू एज द बायस एरर। Precision is the getting consistent result of a repeated measurement। रिजल्ट मिलता है, जबकि एक्यूरेसी में मेजरिंग नियर टारगेट और टू रेफरेंस वैल्यू। हाई प्रिसीजन एंड लो एक्यूरेसी, ये आप देख सकते हैं। प्रिसीजन हाई है बट एक्यूरेसी लो है। एक्यूरेसी यहाँ पर अगर ये सारे रिजल्ट इधर आसपास आते हैं ग्रीन राउंड के अंदर तो वो एक्यूरेट भी होगा और प्रिसाइज भी होगा। ये ग्राफ होता है आपका प्रिसीजन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 99। ये टेक्निक्स है आपका एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, जबकि बाकी तीनों स्टेटमेंट सही इसकी। रिक्वायर्ड होलो कैथोड लैंप, देखिए आप लैंप दिख रहा है, होलो कैथोड लैंप। फिर ये बीट लैम्बर्ट लॉ से के स्पेक्ट्रम ये इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द मोनोक्रोमेटिक है बीम ऑफ लाइट एटम। मोनोक्रोमेटिक ये लाइटों के सॉल्यूशन से इसको पास किया जाता है। इसकी कंपोनेंट कौन कौन से डिस्क्राइब इन द ब्रीफ। द मेन कंपोनेंट है होलो कैथोड लैंप है, चॉपर चाहिए, बर्नर चाहिए, मोनोक्रोमेटोमीटर चाहिए, फिर फोकसिंग कन्वेक्स लेंस, फोटो सेल्स, डिटेक्टर, सारे होते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर के कंपोनेंट। अब AS टेक्निक होती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड दैट यूज फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट बाय फ्री एटम्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट बाय फ्री एटम्स इन ए gaseous state to determine the quantitative composition of chemical components. It is used to determine the concentration of metals। इसको यूज करना to determine the concentration of the metals present in a sample to be analyzed। ठीक है, used to determine the concentration of metals present in a sample to be analyzed। तो metals की concentration को analyze करने के लिए इसका यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एवरेज सैलिनिटी ऑफ द सी वाटर इज 3.5%। ये इसका 3.5% सैलिनिटी है, जबकि 3.5 पार्ट्स पर 1000 ये ऐसे शो होता है। ये इसे तो PPT इसका सिंबल ऐसा आता है। सैलिनिटी होता है टोटल अमाउंट ऑफ द डिजॉल्व्ड साल्ट्स। कौन से साल्ट्स? सोडियम क्लोराइड के साल्ट्स, कैल्शियम के साल्ट्स, मैग्नीशियम के साल्ट्स, ये सारे सैलिनिटी कोज करते हैं वाटर के अंदर। डिजॉल्व्ड साल्ट्स इन द सी वाटर रेंज फ्रॉम द 0 PPT टू नियर रिवर माउथ टू सी 40% इन द डेड सी। डेड सी जो आपके इजराइल में एग्जाम्पल है। डेड सी जहाँ पर डेंसिटी काफ़ी हाई होती है क्योंकि वहाँ की सैलिनिटी काफ़ी हाई है। Typically, seawater salinity remain constant rule of constant proportions states that the percentage of the various ions in seawater remains constant। ठीक है, तो ये आज पेपर मैंने ख़त्म तो कर ही दिया है। काफ़ी टाइम नहीं मिल पा रहा था, थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी और सेमेस्टर एग्जाम चल रहे थे तो टाइम नहीं मिल पाया, इसके लिए सॉरी। और अगेन मैं आपको बोलना चाहता हूँ ऑल द बेस्ट, कल एग्ज़ाम देना अच्छे से। ठीक है, अगर टाइम मिले आपके पास नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा। मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो ये अगर कोशिश हो सके तो देख के जाना। ऑल द बेस्ट आपको एग्ज़ाम के लिए, अच्छे से पेपर अटेंड करके आना, जिन्हें आपका है और आपका ही रहेगा। ठीक है, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। CUT-PG चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो भी आगे बच्चे होंगे आपके जूनियर्स जो प्रिपरेशन करेंगे आगे CUT-PG 2025 की, तो उनको सजेस्ट करिएगा कि हम कैसे तैयारी करी है हमने। ठीक है, मॉक टेस्ट का जो भी था मामला, मॉक टेस्ट आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, कल देख लेना आप। अगेन ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।